गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लगातार WB टेट स्पेशली WB टेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की जो परीक्षा है वो भी दिसंबर में ही होने वाली है। तो फिलहाल हम लोग का जो पूरा फोकस है और पूरा जो सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं और जो थीम लेके चल रहे हैं वो है हमारा WB टेट। तो WB टेट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, समय ज़ाया ना करते हुए, आज का ये सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे मैंने EVS के कई सारे चैप्टर्स को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये कमेंट किया था कि सर आप लेसन वाइज जो है क्वेश्चन को करा दीजिए। तो अगर मैं लेसन वाइज क्वेश्चन को कराने के लिए जाऊँ तो सबसे पहले जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स है कि नहीं, उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसके बाद आपका फ्लोरा एंड फाउना है, इसके अलावा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या थिंग्स वी डू एंड मेक, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने ये 4-5 टॉपिक लेके इनके चैप्टर के ऊपर जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी को कंपाइल करने में मुझे कुछ समय लग गया, इसलिए इस वीडियो को आने में समय लगा। लेकिन आज आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है। अगर ये सवाल अगर आप कर लेते हैं, जहाँ पे 150 से भी ज़्यादा सवाल हैं, लेकिन इनको करने के बाद आपको एहसास होगा कि यहाँ पे 300 से अधिक सवालों को आपने सॉल्व कर लिया, यानी एग्जाम में EVS को लेके तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं इन 5-6 लेसन जो मैंने अभी कहा, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड एंड न्यूट्रिशन, फ्लोरा एंड फाउना, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, थिंग्स वी डू एंड मेक, इन सब के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बहुत ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ज़ाया ना करते हुए, आज का ये बहुत ही स्पेशल और खास सेशन। और जब अगर आप अगर ये वीडियो देख ही रहे हैं तो कोशिश करें कि मेरे सवालों का जवाब देने से पहले कॉपी पेंसिल लेके बैठे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कॉपी पेंसिल लेके बैठे और मेरे सवाल जवाब देने से पहले आप जवाब दें और मिलाएं कि आपका कितना % करेक्ट हुआ है, और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स से बताएं कि आपने कितना % अचीव किया। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। व्हाट इज फैमिली? परिवार क्या है? परिवार क्या होता है? एक फैमिली क्या होता है? फैमिली कई तरह के होते हैं। फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो सकता है, फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो सकता है। अमूमन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटा परिवार जो होता है, वहाँ पति पत्नी 2 बच्चे, ठीक है ना, और मैक्सिमम हो तो उनके माता पिता हो सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में है ना, माता पिता, उनके बच्चे, उनकी पत्नियाँ, बच्चों के बच्चे, दादा दादी, है ना, चाचा चाची, है ना, ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं और एक ही जगह कॉमन किचन जो है शेयर करते हैं। तो एक जगह रहते हैं, उनमें काफ़ी कोऑपरेशन रहता है, बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा कि फैमिली क्या है, पूरा है कि फैमिली इज़ द प्राइमरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी। कह रहा है कि फैमिली जो है वो सोसाइटी का प्राइमरी ग्रुप है। फैमिली इज़ द सेकेंडरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इट इज़ द पेरीफेरी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। कह रहा है जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसका पेरीफेरी है। देखिए समाज जो होता है ना, समाज, सोसाइटी, एज अ सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी कोई जगह नहीं है जो आपने कहीं जाके ढूंढ लिया कि भाई यहाँ सोसाइटी है। वहाँ अगर सोसाइटी है तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। तो याद रखिए, फैमिली, एक सोसाइटी जो है वो फैमिली से मिलके बनती है और फैमिली जो है मेंबर्स को लेके बनता है। तो एक सोसाइटी का जो प्राइमरी ग्रुप होता है, जो प्राइमरी यूनिट होता है, जैसे हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी का जो प्राइमरी यूनिट है वो है सेल, उसी तरह से सोसाइटी का जो प्राइमरी यूनिट है वो है हमारा फैमिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फैमिली इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारे पहले सवाल का जवाब। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फैमिली अकॉर्डिंग टू बाइसेंज एंड बाइसेंज, या बीसेंज को पढ़ते हैं। तो बाइसेंज और बाइसेंज दार्शनिक हैं जिन्होंने EVS में फैमिली के बारे में कुछ कहा था। इन्होंने फैमिली के बारे में क्या कहा था, यानी इन्होंने कोट करके कुछ कहा था फैमिली के बारे में, है ना। तो इनकी कही गई बात जो है वो क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप, इट इज द पेरीफेरी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, a woman with a child and a man to look after them, the family is a social institution। कह रहा है कि फैमिली जो है एक सामाजिक संस्थान है। बाइसेंज और बाइसेंज ने EVS के फैमिली एंड फ्रेंड्स के चैप्टर में उन्होंने जो कोट करके कहा था वो ये कहा था कि फैमिली जो होता है एक महिला, उसका एक बच्चा और एक ऐसा पुरुष जो उनका देखभाल करता है, उसे फैमिली कहते हैं। तो ये बात कही गई थी बाइसेंज और बाइसेंज के द्वारा कि फैमिली इज अ वुमेन, फैमिली इज अ वुमेन विद अ चाइल्ड एंड अ मैन टू लुक आफ्टर देम, एक पुरुष जो इन दोनों की देखभाल करता है। तो ये था इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड बाय साइड हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए और सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, ठीक है ना। सवाल है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। यहाँ पे थोड़ी गलती है, नॉट नहीं होगा, है ना।
यहाँ पे जो सही जो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे नॉट गलत है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी परिवार की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है, यानी देखिए यूनिवर्सलिटी यानी सार्वभौमिकता, यानी कि परिवार कहाँ नहीं है। परिवार के बिना तो किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार दुनिया के हर जगह परिवार है और परिवार ही समाज को बनाता है, पूरी कम्युनिटी को बनाता है। तो समाज तो हर जगह व्याप्त है कि यूनिवर्सल है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल एक जो परिवार होता है उसके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है। परिवार का जो मुखिया होता है वो अपनी पत्नी, अपनी महिला और अपने बच्चों के देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी उठाता है बच्चों के जन्म से ही। जब तक उसको समझ बूझ ना हो जाए, तो जब तक उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो तब तक उसकी देख रेख करता है और अपने पत्नी, अपने पिता का पूरा देखभाल करता है कि नहीं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार में है ही। सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक जो नियंत्रण है वो भी है। समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, बच्चों को संस्कार देना, उस कल्चर में ढालना, किस तरह से आप बिहेव करें, कैसे उठे बैठे, है ना, ये सब कुछ। तो ये तीनों तो फैमिली जो है, फैमिली का ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये बिल्कुल बात सही है। सार्वभौमिकता, जिम्मेदारी की भावना, सामाजिक नियंत्रण, उपरोक्त सभी जो है ये परिवार की विशेषता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इज, परिवार की एक गुण में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी परिवार की एक विशेषता है, इनमें से क्या है, कह रहा है न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोसाइटी, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए परिवार में, समाज में जो है परिवार की एक भूमिका होती है। हर एक परिवार की अपनी अपनी एक न्यूक्लियर भूमिका होती है जो एक परिवार निभाता है। और दूसरा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम। एक बच्चा जो परिवार में जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसे एक नाम मिलता है, परिवार से एक पहचान मिलती है ना। तो वो जो नाम मिलता है, जो पहचान मिलता है, वो जनरेशन टू जनरेशन, जैसी जनरेशन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोग आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं, वो नाम उनको पास ऑन होता रहता है और उसी नाम से उस परिवार का नाम जाना जाता है। तो ये जो है बोथ 1 और 2 जो है हमारा आंसर होगा। समाज में परमाणु स्थिति, नामकरण की प्रणाली, ये दोनों ही जो है परिवार की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। What are the functions of the family, यानी परिवार का इनमें से कौन सा जो है आप फंक्शन के रूप में देखते हैं, कार्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, What are the functions of the family, यानी कि फैमिली का जो है फंक्शन क्या है। तो कह रहा है इमोशनल बॉन्डिंग। हाँ बिल्कुल, क्या परिवार के लोगों में एक भावनात्मक बंधन नहीं होता? क्या पिता, एक पुत्र का अपने माँ के प्रति, पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता? क्या उसे अलग होने का डर नहीं होता? क्या एक पति का पत्नी की तरफ, पत्नी का पति की तरफ एक भावनात्मक बंधन होता है? दोनों को ठेस पहुँचती है किसी भी बातों से। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप है और इसी इमोशनल बॉन्डिंग से पूरा एक परिवार बनता है। और इमोशनल बॉन्डिंग ना हो तो फिर परिवार ही नहीं है, फिर तो पशु की तरह हो जाएगा, जानवर की तरह हो जाएगा। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग है। हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था, हमारे हर जरूरत को पूरा किया था। ठीक है। प्रोटेक्शन, परिवार में जो बड़े होते हैं एक सुरक्षा की भावना होती है। परिवार में जो बड़े होते हैं वो अपने से छोटों को या बुजुर्ग को, बड़े बुजुर्ग को, जिनको भी बच्चों की तरह ही सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, उनको हर तरह से सुरक्षा मुहैया कराता है। कठिन परिस्थितियों में पूरा परिवार जो है ना इकट्ठा होकर अपने पूरे परिवार के सदस्य की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। तो सुरक्षा की भावना भी होती है। और इकोनॉमिक सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, आर्थिक सहयोग, यानी जब माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं और काम करने के लायक नहीं रहते और घर में एक आराम की जिंदगी उन्हें गुजारनी पड़ती है, उस समय उन्हें भी एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फील होता है। उससे परिवार में जो कमाने वाला उसका बेटा या बेटी जो होता है अपने बुजुर्ग यानी माता पिता दादा दादी के हर आर्थिक ज़रूरतों की ख्याल रखता है, उसको पूरा करता है। एक फैमिली में जो महिला होती है, गृहिणी होती है, उसे घर चलाने के लिए कई तरह से पैसों और फाइनेंशियल नीड की जरूरत पड़ती है। ये उसका पति करता है या वो सेल्फ अपने काम करके भी खुद के लिए कमा सकती है। एक बच्चा की स्कूल की ज़रूरत है, फीस है, स्कूल फीस है, उसके कपड़ों की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है, ये सब पूरी की जाती है। तो ये जो है ये सारे फंक्शन जो है एक जो है परिवार जो है निभाता है। भावनात्मक बंधन है, संरक्षण है, आर्थिक सहायता है, उपरोक्त सब ये सब कार्य है परिवार के। विच थिंकर सेड स्कूल एज देयर होम ऑफ चाइल्डहुड, कौन सा थिंकर ये कहता है कि स्कूल जो होता है वो बचपन का एक घर होता है। स्कूल जो होता है वो बचपन का क्या होता है? घर होता है। ये बात किसने कही थी? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हु सेड होम स्कूल एज देयर होम ऑफ चाइल्डहुड, तो ये बात कही थी मोंटेसरी ने। किसने कही थी? किस विचारक ने स्कूल को अपना बचपन का घर कहा था? मोंटेसरी ने। आगे देखते हैं। आगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो सही बात है
इनमें से जो बात सही है वो आपको बतानी है, इनमें से कौन सी बात जो है सही है। कहा है द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। भाई सही बात है, एक बच्चा स्कूल तो बहुत बाद में जाता है, 3 या 3.5 या 4 साल की उम्र में प्री प्राइमरी नर्सरी में भर्ती होता है, लेकिन उसके पहले उसकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है, घर में रहना, बोलचाल करना, भाषा सीखना, समाज में उठना बैठना, बिहेव करना, बड़ों का आदर करना, कम से कम ये पहला उसका जो स्कूल जो होता है ना, पहला जो शिक्षा जो प्राप्त करता है वो अपनी माँ से प्राप्त करता है, और उस पहला जो उसका स्कूल होता है वो उसका घर होता है। तो ये बात तो सही है। फैमिली मेंबर्स एक्ट एज कंपेनियंस टू वन अनदर। परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के साथी होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर एक छोटे भाई को किसी चीज़ की ज़रूरत है, बड़ा भाई या उसका जो पिता होता है वो उसका हाथ पकड़ के उसको हेल्प करता है। पत्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसका पति हेल्प करता है। पति को किसी बात के लिए असुविधा, अगर बीमार है तो पत्नी उसकी सेवा करती है। बुजुर्ग माता पिता को उसके बहू या उसके बेटे बेटियाँ उसको हर तरह से उसके साथ रहते हैं, तो एक साथी की तरह काम करते हैं। तो ये दोनों ही बातें जो है बिल्कुल सही है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथी के रूप में कार्य करते हैं, है ना, और परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, बिल्कुल सही। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। आगे देखें, आगे है कि nowadays people wants to live as nuclear family instead of joint family. Find out the possible reason for this। यानी कि आजकल लोग जो है ना, ज्वाइंट फैमिली की बजाय यानी संयुक्त परिवार में इकट्ठे रहने के बजाय न्यूक्लियर फैमिली में यानी कि छोटे परिवार में रहना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? कह रहा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। हाँ, बात बिल्कुल सही है। जब परिवार में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी एक कमाने वाले के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, और वो जो भी कमा के लाता है वो सारे पैसे जो है खर्च हो जाते हैं। तो बचत का जो एलिमेंट है, जो सेविंग्स जो एलिमेंट है वो नहीं हो पाता, कई तरह के कलेश के कारण ही बन जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि कई सारे लोग एक जगह रहने की वजह से जो है प्राइवेसी भी नहीं हो पाती। एक प्राइवेसी की बात होती है, वो नहीं हो पाता है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे स्कूलों में नहीं हो पाती है, क्योंकि परिवार में सबको चलाना है, तो वो फीस देना, उसकी पूरा करना, गृहिणी की मांगों को पूरा करना, घर चलाना, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लोग न्यूक्लियर फैमिली में जाना चाहते हैं, जहाँ पे पति पत्नी या बच्चे ही रहते हैं और पैसा जो बचता भी है और लोगों को इंडिपेंडेंट होने का, बच्चों को खुद से कुछ सीखने का, करने का मौका ही मिलता है। इन्फ्लेशन, बात सही है। महंगाई, 100 रुपये जो आज से 100 साल पहले था वही 100 रुपये आज भी है, लेकिन उस 100 रुपये में पहले जो पेट्रोल मिलता था आज उस 100 रुपये में वो पेट्रोल नहीं मिलता है। पहले 2 लीटर पेट्रोल मिलता था, आज तो 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन 100 तो 100 रुपये ही है। यानी पैसे की वैल्यू घट गई है, महंगाई बढ़ गया है ना। आपको ज़्यादा दाम देकर सामान खरीदना पड़ रहा है, तो इस कारण भी लोग जो है इतनी महंगाई बढ़ गई कि घर चलाना मुश्किल होता है ज्वाइंट फैमिली में। इसलिए लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर शिफ्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फाइट, कलेश का बहुत सारा कारण है। देखो, लड़ाई की संभावना, मुद्रास्फीति, जनसंख्या, तो लड़ाई की संभावना तो होती ही है। एक परिवार में जो है सारे बर्तन अगर एक जगह रहेंगे तो बजेंगे ही, है कि नहीं। तो अब न्यूक्लियर फैमिली की अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। जो संयुक्त परिवार है, जो ज्वाइंट फैमिली है, उसका भी अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए इन तीनों कारण जो है कह सकते हैं कि तीनों कारण की वजह से लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली की ओर जो है जा रहे हैं। नेक्स्ट है विच आर नॉट द एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट फैमिली। बोला इनमें से कौन ज्वाइंट फैमिली का लाभ नहीं है, संयुक्त परिवार के कौन से लाभ नहीं है। देख कह रहा है, यह है क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। विच इट एनकरेजेस फैमिली मेंबर्स टू बी कोऑपरेटिव। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। बात तो सही है, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, तो किसी को कुछ घट गया या उसको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, कोई क्राइसिस में है, तो लोग आगे बढ़ के कोऑपरेट करते हैं। इट केयर्स फॉर द ओल्ड, द हेल्पलेस एंड द अनएम्प्लॉयड फैमिली। हाँ, बात सही है। ज्वाइंट फैमिली है तो कमाने वाले को, जो सक्षम है, उसको उन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। वो हमारे माता पिता, बुजुर्ग माता पिता हो, दादा दादी हो, या वो जो असहाय हो, कुछ नहीं कर सकते, दिव्यांग हो, चल फिर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, और जो बेरोजगार हो, जब तक वो रोजगार नहीं प्राप्त कर लेते, उनके पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सब कुछ जो है कमाने वाले की होती है। तो ये तो होता है। इट एनकरेजेस डिसीजन मेकिंग अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में फैसला लेने की जो है, जो फैसला लेने की जो काबिलियत है, फैसला लेने का जो एक सक्षमता, इसको बढ़ावा दिया जाता है ना, ये नहीं होता है। ज्वाइंट फैमिली में यही नहीं होता, ये इसका एडवांटेज नहीं है। यह बच्चों में निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये न्यूक्लियर फैमिली में होता है। न्यूक्लियर फैमिली में चूंकि परिवार छोटा होता है, माँ भी कमाने जाती है, पिता भी कमाने जाते हैं, तो बच्चों को इंडिपेंडेंट होने का और खुद से किसी परिस्थिति में फंस जाने से
निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में चूंकि बड़े बुजुर्ग, चाचा चाची, अंकल आंटी, दादा दादी, माता पिता सभी होते हैं, तो जो डिसीजन होते हैं बच्चे नहीं बल्कि बुजुर्ग लेते हैं। अब बच्चों को समझाया जाता है कि वो क्यों लिया जा रहा है। तो ये होगा हमारा सही आंसर, ये एडवांटेज नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हेरिडिटी। अनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? हेरिडिटी मीन्स पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। हेरिडिटी का मतलब अनुवंशिकता, वंशों यानी अलग अलग वंशों से जो जीन के जरिए, डीएनए के जरिए हमारे खून में आता गया है, जो हमारा लक्षण जो हमारे अंदर आते गए हैं, ये तो बात सही है। डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही परिवार के बीच जो है मेंबर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। और मैचिंग ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप, तो पूछा है हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ये वाला, हेरिडिटी मीन्स पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी कि अनुवंशिकता का अर्थ है माता पिता से बच्चों में विशेषताओं का पारित होना या स्थानांतरण होना। ये सबको पता है ना। जैसा पिता होता है वैसा ही बेटा होता है, उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं, है कि नहीं। हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द हेरिडिटी फीचर्स इन ऑफस्प्रिंग, बच्चों में जो अनुवंशिकता का गुण है ये देखने वाले सबसे पहले कौन थे, है कि नहीं। संतानों में अनुवंशिकता विशेषताओं का सबसे पहले निरीक्षण किसने किया था? कार्ल लैंडस्टर या बावेरियन सटन, ग्रेगर जोहान मेंडेल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जोहान मेंडेल ने ही हेरिडिटी में सबसे पहले देखा कि माता पिता के लक्षण किस तरह से बच्चों में आते हैं, या उनका ब्लड ग्रुप होना, उनके लक्षण होना, टॉल होना, शॉर्ट होना, मीडियम होना, दिखने में गोरा होना, काला होना, जो एक सांवला होना, ये सब पे स्टडी किया था ग्रेगर जोहान मेंडेल ने। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। मैंने कह रहा है कि परिवार के महत्व के संबंध में सही कथन की पहचान की। जहां तक परिवार के महत्व की बात है, यानी फैमिली के इंपॉर्टेंस की बात है, यहां पे सही चीज क्या है? फैमिली हेल्प्स टू सोशलाइज अ चाइल्ड, परिवार एक बच्चे को सामाजिक बनने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा समाज में कैसे बिहेव करेगा, बड़ों के साथ कैसे बात करेगा, कैसे रहेगा, कैसे बोलेगा, कैसे उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा, बात का जवाब किस तरह से देगा, उसमें विनम्रता होगी, क्या होगी, कैसे होगी, है कि नहीं। ये सामाजिकरण होता है कि एक बच्चा समाज का हिस्सा कैसे बन सकता है, तो ये फैमिली ही सिखाता है। फैमिली इज फॉर्म ऑफ गाइडेंस फॉर रेजिंग चिल्ड्रन। हाँ, बात सही है। परिवार बच्चों की परिवेश के लिए मार्गदर्शन का रूप है। हाँ, बिल्कुल सही है। एक परिवार जो होता है बच्चों को गाइड करता है कि आपको कैसे रहना है, अपनी जीवन शैली कैसी बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है। फैमिली नेवर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो कभी होगा नहीं। बोल रहा है कि परिवार बच्चों को बाहरी खतरों से कभी सुरक्षा ही नहीं करता। कौन माता पिता चाहेगा कि उसके बच्चे को कोई बाहर पीट दे, मार दे? कोई नहीं चाहेगा। परिवार हर तरह से, हर परिस्थिति, बच्चा अगर गलत भी हो तो भी परिवार अपने बच्चे के साथ जो है खड़ा रहता है। तो 1 और 2 जो है दोनों सही है, यानी कि 1 और 2। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज फ्रेंडशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि दोस्ती क्या है, यानी व्हाट इज फ्रेंडशिप। अब आपको तो पता है, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, दोस्ती क्या होती है। अब दोस्ती को थ्योरी के रूप में हम लोग देखेंगे, दोस्ती क्या है। म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन, ठीक है, ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल। बोल रहा है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि लोगों के बीच स्नेह, विश्वास, सहयोग और समर्थन का एक पारस्परिक संबंध है। तो भाई, तो फ्रेंडशिप तो वही तो होता है ना, जहाँ म्यूचुअली आप ट्रस्ट करते हैं, आपके दोस्तों के प्रति एक स्नेह और प्रेम की भावना होती है, आप कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उन्हें क्राइसिस में। ये सही बात है ना। ट्रू फ्रेंड शेयर जॉय एंड सॉरो, जो सच्चा दोस्त होता है वो खुशी और गम दोनों में साथ देता है। फ्रेंड्स लीव्स एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, और फ्रेंड जो होता है एक बच्चे की सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, आगे है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ फ्रेंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के हिसाब से, यानी अरस्तु के हिसाब से, इनमें से कौन मित्र का एक प्रकार नहीं है, कौन सा मित्र नहीं है, इनमें से कौन सा जो है आपका मित्र नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहां पे एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा गलत है, या नॉट नहीं होगा, यहां पे नॉट नहीं होगा। अरस्तु के अनुसार कौन सा मित्र है, यहां पे होगा विच इज द टाइप ऑफ फ्रेंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। थोड़ी गलती हो गई, सुधार लीजिएगा, टेंशन नहीं है। तो एरिस्टोटल ने 3 तरह के मित्र बताए हैं। पहला है फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जब
काम के समय जो आप परस्पर जो है एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, जब दोस्ती करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि हाँ तुम मेरे काम आओगे, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, यानी कि जो अपने अपने स्वार्थ के लिए या कह सकते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए जिनके बीच दोस्ती होती है, कुछ परस्पर सेल्फ इंटरेस्ट होता है जहाँ पे। और फ्रेंडशिप ऑफ द गुड, यानी कि भलाई करने के लिए कि नहीं ये सबसे अच्छा फ्रेंडशिप होता है। लेकिन अरिस्टोटल ने ये 3 कैटेगराइजेशन किए थे फ्रेंड्स के, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर एंड फ्रेंडशिप ऑफ द गुड। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। उपयोगिता का मित्रता, सुख की मित्रता, अच्छे की दोस्ती, ये सब इसका जो अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने ये 3 डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स को। आगे देखते हैं, आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। कह रहा है जहां तक परिवार में संबंध की बात, जहां तक परिवार में जो है संबंध की बात है, कौन सी बात जो है सही कथन है, यानी पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। पहला है रिलेटिव्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्लड रिलेशन, मैरिज, फीलिंग और इमोशन। बात सही है, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो या तो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं जिनका खून का रिश्ता होता है, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, शादी के जरिए जो इन लॉ रिलेशनशिप मिलता है हम लोग को, या फीलिंग और इमोशन यानी कि एहसास और जज्बात के जरिए भी जो कुछ रिलेटिव जो है हमारे साथ, आपके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, उनके इतना ब्लड रिलेशन है ना मैरिज का रिलेशन है, लेकिन फिर भी रिलेशन है ना। कभी कभी तो परिवार से बढ़ के भी उनका प्रेम होता है। मैरिटल रिलेशनशिप एंड ब्लड रिलेशनशिप आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। जी हाँ, जहां तक संबंधों का सवाल है, जहां तक संबंधों का सवाल है तो ये 2 भाग होता है, एक वैवाहिक और एक संबंध। यानी एक वो संबंध जो ब्लड रिलेशन है, यानी जो आपका अपना है, बेटा बेटी, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, दादा दादी, और एक होता है जो आप मैरिज यानी कि जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है, शादी करके जो इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो होता है वो होता है। तो ये दोनों बातें जो है सही है और ये यहाँ पे है बोथ 1 and 2। कौन सा जो है करेक्ट है बोला है, कौन सा कथन सही है, तो दोनों। एक्चुअली ये थोड़ा नंबरिंग गलती हो गया, देख लीजिएगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा। ठीक है, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर, कोई बात नहीं, आंसर देख लीजिए, समझ में आना चाहिए, बाकी की टेंशन मत लीजिए आप। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले एंड वर्क फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए खेलने और काम करने का क्या महत्व है, यानी कि खेल खेल के वो जो काम करते हैं, खेल खेल के जरिए वो जो सीखते हैं, वो एक्चुअली इसका बच्चों के लिए क्या महत्व है प्ले का। तो कह रहा है प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है। बचपन में जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि प्ले जो है वही, यानी खेलना, यही बच्चे का काम है और कोई काम नहीं है। और ये भी कहा है कि जो टॉय है, टॉय इज द टूल, और काम करने का औजार कौन है, उसका खिलौना। प्ले काम करना ही जो है खेलना हो गया, और जो टूल है, जो औजार है काम करने के लिए, बच्चे के होते हैं खिलौने। सही बात है। प्ले एक्टिविटीज आर एसेंशियल टू हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बात सही है। बच्चा स्वस्थ हो, उसकी हड्डियां मजबूत हो, उसके अंदर साइकोमोटर स्किल हो, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो चीज़ों को करके, लर्निंग बाय डूइंग करके, अपने हाथों में पकड़ के चीज़ों को अगर समझे, करे, उस परिस्थिति में पड़े, गिरे, उठे, चोट लगे, संभले कि क्यों चोट लगती है, इन सब बातों को खेल के माध्यम से ही बच्चा सीखता है, चाहे घर में चाहे स्कूल में। तो ये बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के स्वास्थ्य विकास के, उसका जो विकास है वो अगर स्वास्थ्यवर्धक हो, हेल्दी हो, इसके लिए। थ्रू गेम एंड प्ले चाइल्ड लर्न्स लीडरशिप एंड टीम वर्क। जब बच्चा खेलता है तो बच्चे के अंदर जो है एक नेतृत्व और टीम वर्क सीखता है। यानी कि बच्चे जो है ना, कुछ भी जब बच्चों में खेलते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि भाई हम लोग इस ग्रुप में रहेंगे, आप लोग इस ग्रुप में रहेंगे, उस ग्रुप को लीड करने वाला कोई होता है, आगे बढ़ने वाला कोई होता है। तो बचपन में खेल खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है कि नहीं। और बच्चा जो है टीम वर्क सीखता है कि एक टीम में काम करना कितना महत्व होता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं। टॉयज टीच अ चिल्ड्रन। एक खिलौना बच्चे को क्या सिखाता है। हमने अभी कहा है कि प्ले इज द वर्क ऑफ द चाइल्ड। जो खेल होता है वो बच्चों का क्या होता है, वो बच्चों का औजार होता है। तो ये टॉयज क्या है, टॉयज है फिगर आउट हाउ थिंग्स वर्क। खिलौना आपको ये सिखाता है, बच्चे को ये सिखाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक खिलौना में चाबी देने से चलेगा, खिलौना ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक करना है, उसको कैसे जोड़ना है, टूट गया है तो असेंबल करना है। पिकअप द न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ देने के लिए, नए नए सोच पैदा करने के लिए, है ना, ठीक है ना। उनकी यहाँ लिखा है पता लगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, नए विचार लेने के लिए कल्पना का प्रयोग करें,
ठीक है। तो यहाँ दिया यूज दैट इमेजिनेशन, बिल्कुल सही बात है। एक खिलौना जब बच्चों के हाथ में देते हैं, भले ही उस खिलौने को चलाना या सीखना वो नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उस खिलौने के साथ खेलते खेलते उस खिलौने के फंक्शन को समझ जाता है और बिना बोले ही खिलौना जो है उससे खेलना शुरू करता है, खिलौना कैसे काम करता है वो समझ जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है रिलेशन बिटवीन मदर एंड फादर कम्स अंडर विच रिलेशनशिप, यानी माता पिता के बीच जो संबंध, आपके जो माँ और पिताजी के बीच जो संबंध है वो कैसे आया है? मैरिटल से, शादी के जरिए, यानी वैवाहिक संबंध है। हु हैज सेड वर्क इज प्ले ऑफ चाइल्ड, कि बच्चों का काम ही होता है खेलना। तो ये बात भी किसने कही थी? मोंटेसरी ने कही थी, जिसने कहा था कि स्कूल इज द होम ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डज प्ले हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बोला कि खेलने से बच्चे का विकास कैसे होता है। अभी हमने कहा था जब बच्चा खेलता है तो उसका मानसिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, मेंटल विकास नहीं होता है। कोई गेम अगर खेलना है तो गेम को खेलने से पहले गेम को समझना पड़ता है कि गेम कैसे वर्क करता है। शुरू में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब वो गलती करता है, गिरता है, उठता है बार बार, तो चीज़ें उसको समझ में आती है कि ये गेम मुझे कैसे खेलना है। घर में भी आपके बच्चे देखिएगा, जब बच्चों के साथ आप सीजर वाला जो गेम खेलते हैं, है कि नहीं, वो खेलते खेलते बच्चा जो है आपके ताल के साथ ताल मिला लेगा और समझ जाए कि ये गेम कैसे काम करते हैं। मेंटल काम है, फिजिकल पूरा शरीर जो है खेलता है, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गिरते से शरीर से क्या होता है? मजबूत होता है। सोशल, आपको सभी बच्चों के साथ एक समाज का हिस्सा बने खेलना पड़ता है, टीम वर्क में रहना पड़ता है। तो बच्चा इसमें सीखता है कि कैसे एक टीम के साथ सबके साथ कोऑपरेट करके हमें काम करना है, वरना हमारी टीम क्या हो जाएगी? हार जाएगी। तो वो टीम वर्क सीखता है। तो ये सारी बातें जो है सही है। विच काइंड ऑफ फ्रेंडशिप डिजायर, बोला कि किस तरह की दोस्ती वांछनीय है, किस तरह की दोस्ती जो है अच्छी है, किस तरह की दोस्ती जो है अच्छी है। कह रहा है फ्रेंडशिप ऑफ नीड। अगर ये समझ में, यहाँ देखिए जरूरत की दोस्ती, मैंने जरूरत पड़े तब दोस्त चाहिए, भाई ये तो हो नहीं सकता है। फ्रेंडशिप ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की दोस्ती, खुशी के समय ही दोस्ती मिले। इंग्लिश में पढ़ने वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हिंदी जरूर पढ़ ले। फ्रेंडशिप ऑफ वेलबींग, यही होगा हमारा सही आंसर, मतलब भलाई के लिए मित्र। जब आप दोस्ती इसलिए करते हैं जहां पे आप एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं कि अगर मेरे दोस्त का भला होगा तो मेरा भी भला होगा, वहां पे किसी स्वार्थ का कोई जगह नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है व्हाट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली। जहां तक परिवार का सवाल है, कौन सी बात जो है सही है? कह रहा है इट इज एन इंस्टीट्यूशन, बात सही है। फैमिली जो है क्या है? एक संस्था के रूप में है, जहां बच्चों का परवरिश होती है ना, सबका सर्वांगीण विकास होता है, या एक संस्था है। अ चाइल्ड टेक्स बर्थ इन अ फैमिली, हाँ, एक बच्चा तो परिवार में ही जन्म लेता है ना, कहाँ जन्म लेगा? चाइल्ड डेवलपमेंट हैपेंस फैमिली। अब बच्चा जन्म अगर परिवार में लेगा तो उसका विकास तो अनाथ आश्रम में नहीं होगा ना, उसी परिवार में उसका विकास होगा। तो सारी की सारी बातें जो है सही है। ठीक है, आगे देखिए, विच टाइप ऑफ फैमिली कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। कह रहा है किस तरह का परिवार जो है ब्लड रिलेशनशिप का उदाहरण होता है। तो न्यूक्लियर फैमिली में ब्लड रिलेशन होते हैं, जॉइंट फैमिली में अपने ही लोग होते हैं, दोनों होगा, बोथ 1 and 2, क्योंकि दोनों ही परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली भी हमारे माता पिता होते हैं, जॉइंट फैमिली में हमारे माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, अंकल आंटी चाचा सभी होते हैं। तो ब्लड रिलेशन में जहाँ पे अब खून का रिश्ता है, रक्त का संबंध है। राम स्टडीज इन क्लास 4, राम जो है क्लास 4 में पढ़ता है। एंड सुमित इज इज गुड फ्रेंड इफ ही हेल्प्स राम इन। सुमित उसका अच्छा दोस्त है यदि वह राम की मदद करता है। क्या में? राम कक्षा 4 में पढ़ता है, अगर वह राम की मदद करता है तो सुमित उसका अच्छा दोस्त है। ठीक है, क्या में? तो क्या में है? बोला परफॉर्मेंस में, रॉन्ग एंड राइट में, जॉय एंड सॉरो में। देखिए यहाँ पे है परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आप उसको हेल्प करके चीटिंग कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, तो ये तो दोस्ती नहीं है, ये नहीं होगा, है कि नहीं? उसके बाद आप कहें रॉन्ग एंड राइट, गलत में भी साथ दो, सही में भी साथ दो, तो ये भी दोस्ती नहीं है। हालांकि दोस्ती हम लोग निभाते हैं, दोस्त अगर गलत हो तो भी उसका साथ देते हैं, सही हो तो फिर तो साथ छोड़ने का बात ही नहीं है कि ना तो 1 नंबर होगा ना ही 2 नंबर, ये तो सही है। तो हमारा आंसर होगा ये नंबर, नाइदर 1 और 2। ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, खुशी और दुख में सही साथ होना चाहिए, लेकिन आंसर होगा ये वाला कि ना तो 1 नंबर सही है ना ही 2 नंबर सही है। थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। कह रहा है which is not a characteristics of a family, which is not a characteristics of a family। इनमें से कौन परिवार की एक विशेषता नहीं है? परिवार की एक विशेषता नहीं है। At least 2 different adults of different gender living together, बात सही है भाई।
कम से कम परिवार में ऐसे 2 लोग होने चाहिए जो एडल्ट हो और दोनों अलग अलग जेंडर के हों। दे यूज सेम हाउस फूड एंड परफॉर्म कॉमन सोशल एक्टिविटी, कह रहा है एक ही घर में रहते हैं, खाना खाते हैं और एक तरह के कॉमन सोशल एक्टिविटीज करते हैं। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों और समाज के प्रति, एक परिवार के प्रति एक कॉमन एक लक्ष्य होता है कि परिवार की रक्षा करना है। कह रहा है द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपोज सेपरेटली, कह रहा है कि प्रत्येक मेंबर का इनकम जो है अलग अलग जमा होता है। ये परिवार का अगर यहाँ पे इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो 1 नंबर लक्षण है, 3 नंबर लक्षण है, 4 नंबर लक्षण है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसके हिसाब से ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है, अलग अलग बहस का मुद्दा है कि हम कमाते हैं तो अलग बैंक में रखेंगे, वो कमाएगा तो अलग बैंक में रखेंगे। यहाँ ये कहने का मतलब होता है कि आप जो भी कमाते हैं वो परिवार के लिए कमाते हैं, वो कहीं अलग अलग डिपॉजिट नहीं होता, परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम वेयर डज द चाइल्ड गेट फर्स्ट लेसन ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण, यानी कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है। हमने अभी कहा था पहला पाठ जो कहाँ से मिलता है, उसके अपने परिवार से मिलता है ना। माँ उसकी पहली शिक्षक होती है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। सवाल है व्हाट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, माने कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। यानी समाजीकरण समाज का हिस्सा बनना, समाज के साथ उठना बैठना, समझना समाज में कैसे काम होता है। तो लर्निंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स इन इनिशियल ईयर, यानी शुरुआत के वर्ष में, प्रारंभिक वर्ष में परिवार और दोस्तों सीखना, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, देखिए सोशलाइज, प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है बच्चा जब किशोरावस्था में है, जब टीनेज में है, जब उसके अंदर सारे हार्मोन का उबाल होता है, बहुत तूफान उमड़ता है उसके अंदर, किसी की बात नहीं सुनता, ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपना ही सोच सब कुछ है, जो उनको दिखता है सोचते हैं वही दुनिया को दिखता होगा, वो सही है सारे गलत है। उस समय सबसे ज़रूरी होता है कि लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि जब आप किशोरावस्था में होते हैं, जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो उस समय ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो सीखें, ठीक है। इसके बाद है लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पे, यानी कि प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, ठीक है। और फॉलोइंग टीचर, टीचर को फॉलो कीजिए, तो फॉलो तो किसी को नहीं कर सकते, ठीक है। कह रहा है लर्निंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन शुरुआत के वर्ष में फैमिली एंड फ्रेंड्स से सीखे। लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी ड्यूरिंग एडोलेसेंट एंड लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी एट प्राइमरी लेवल, प्रारंभिक वर्षों में परिवार और दोस्तों से सीखना। देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, शुरू में एक बच्चे का समाजीकरण कहाँ पे होता है, उसके परिवार में होता है। उसके परिवार में उसके माता पिता उसको पालते पोसते हैं, उसको संस्कार देते हैं, कल्चर देते हैं, वो तो समाज में तो बहुत बाद में निकलता है। और जब फ्रेंड होते हैं, फैमिलीज होते हैं, वो घर पे आते हैं, वो भी एक दोस्त होने के नाते, परिवार के दोस्त होने के नाते वहाँ उस परिवार के बच्चों को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये होगा हमारा जो है सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का, आगे देखते हैं। इसके बाद है, और ये भी फैमिली एंड फ्रेंड्स से ही ईवीएस का सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग द टॉपिक ऑफ गेम वी प्ले। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सा हम जो खेल खेलते हैं, द गेम वी प्ले, विषय को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी होती है। हम जो खेल खेलते हैं इसमें अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें तो आप कौन सा रणनीति अपनाएंगे एज अ टीचर होने के नाते। तो ऐसे गेम की जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक गेम की बात है, तो जब तक बच्चे उसे करेंगे नहीं, उसे करके नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। टेक द स्टूडेंट्स टू द प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम ऑन, पहले कभी कभी तो फर्स्ट में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि बच्चों को ले उठाएं, उन्हें मैदान ले जाए और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग गेम उन्हें खेलने। जब बच्चे खुद इन चीज़ों को लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, खेलते हैं, तो खुद अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग चीज़ों में, टीम वर्क का महत्व सीखते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, बच्चा का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बाकी आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये था हमारा जो आपने देखा इस वक्त, ये था फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो आपका ईवीएस का टॉपिक है। वहाँ से एग्जाम में जितने भी सवाल आ सकते हैं, मैंने ब्लड ग्रुप के ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन कहा था, जहाँ पे अगर पिताजी का ए है और माँ का बी है, तो जो बच्चा पैदा लिया है उसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए या बी, चांसेस क्या है, तो 50% चांसेस होते हैं। तो ये सारी कई सारी बातें हैं जो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को बता रखी है कि कैसे होगा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक फैमिली एंड फ्रेंड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों का आ सकता है। जहाँ तक ब्लड ग्रुप का सवाल है, तो ब्लड ग्रुप याद रखिए लैंडस्टाइनर, यानी कि जो लैंडस्टाइनर है उन्होंने ही ब्लड को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी रक्त के जो ए बी जो भी होते हैं इनकी खोज की थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो ये था हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी है फूड एंड न्यूट्रिशन, थिंग्स वी डू एंड मेक फूड, उसके अलावा आपका है एनवायरनमेंट, फ्लोरा एंड फाउना, इनके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स हमने देख लिया, हम देखेंगे फ्लोरा एंड फाउना जो आपका ईवीएस का एक चैप्टर है। उसके बाद थिंग्स दैट वी डू एंड मेक, हम जो काम करते हैं डेली लाइफ में, जो हम बनाते हैं, इसके ऊपर भी चीज़ें आती है। फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने पहले कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, पर स्पेशली बहुत सारे सवाल हम लोग लेंगे। एनवायरनमेंट में देखेंगे, कुल मिला के 150 प्लस सवाल है, जिसमें हमने ऑलरेडी फैमिली एंड फ्रेंड्स में सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो चलिए अब हम लोग जो है अगला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन बी ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, बोला कि इनमें से कौन सा भोजन है जिसे हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं, यानी कि रॉ भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। तो कौन सा है? कह रहा है यहाँ पे आपका बंद गोभी और गाजर। तो ये तो पता है आपको कि बंदा गोभी जो है आप सलाद के रूप में भी खाते हैं, चाउमीन वगैरह में भी आप कच्चा खाते हैं, और पका के भी उसकी बंद गोभी की सब्जी भी आप खाते हैं, कई तरह के आइटम्स बनते हैं। कैरेट यानी गाजर आप कच्चा भी खाते हैं और गाजर का हलवा बना के भी खाते हैं। तो आंसर तो भाई पहले ही पार्ट में मिल गया हमको। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पिक्चर आप देख रहे होंगे। व्हाट इज ऊंधियू? ऊंधियू क्या है? चूंकि ईवीएस का पार्ट है तो ये क्वेश्चन मैंने दिया, काफी पॉपुलर सवाल है। ऊंधियू क्या है? आप देखिए यहाँ पे एक हांडी में जो है कई तरह के सब्जी, अगर कहा जाए तो 8 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, 8 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो है जाते हैं। एक तरह से ये कहे तो स्ट्यू है। क्या है? स्ट्यू है। इसमें 8 तरह की सब्जी को रख के उसे पकाया जाता है, और इसमें जिस मिट्टी की हांडी में इसे रखा जाता है, इस हांडी को चूल्हे पे ट्रेडिशनल तरीके से उल्टा करके, जी हाँ, उल्टा करके पकाया जाता है। कई तरह के बहुत सारे मसाले इसमें डाले जाते हैं, और ये विंटर के समय, यानी अभी जो ये ठंडे का मौसम है, शीत का मौसम है, इस समय ये बड़े ही चाव से ये सब्जी जो है खाई जाती है। इसमें 8 तरह की सब्जियां होती है, और ये जो डिश है ये एक गुजराती डिश है। कहाँ की डिश है ये एक गुजराती डिश है। जी हाँ, ऊंधियू गुजराती डिश है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विटामिन्स, है ना। इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है, विटामिन के बारे में गलत है। देखिए आप सवाल ध्यान से पढ़िएगा लेकिन, है ना, वरना पूरा ब्लंडर हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है ना ब्लंडर हो जाएगा। तो देखिए सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सी बात जो है गलत है। तो देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मेक्स आवर बोन्स वीक, बोला कि विटामिन ए की कमी से तो भैया नाइट ब्लाइंडनेस होता है। हड्डियों का जहां तक सवाल है वो तो कैल्शियम और विटामिन डी का बात है, तो ये बात गलत है। चलो ए नंबर तो होगा, ए नंबर होगा। देखिए यहाँ पे ए नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा, बाकी तीनों में ए है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज पेन, हाँ, अगर आपके शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, शरीर में एनीमिया हो जाता है ना, आपका शरीर पीला पड़ जाता है, और गोइट्रे और ये जो शरीर जो इसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही है। सी नहीं, बी नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ बी है तो ये नहीं होगा, या तो आंसर होगा 3 नंबर या 4 नंबर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, बस विटामिन डी की अगर कमी हो जाए, कह रहा है विटामिन डी की कमी हो जाने पे आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो फूल जाते हैं, ब्लड निकलता है। तो विटामिन सी कमी से होती है, जो स्कर्वी नाम की जो बीमारी होती है। तो ये भी नहीं होगा, यानी सी होना चाहिए। तो सी दोनों में है। और द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी हेल्प्स टू इंक्रीज आवर एपेटाइट, बोल रहा है कि विटामिन बी की कमी हो जाने पे भूख लगती है। भाई किसी विटामिन की कमी होने से भूख कैसे लग सकती है, तो बीमारी हो जाती है। तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये नंबर ए सी डी। ठीक है, ये तीनों बात विटामिन के बारे में गलत है। आगे देखिएगा, मैंने विटामिन का पूरा लिस्ट दिया है जहां आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। अगला सवाल है, अ पोर्शन ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड, कह रहा है पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर उगता है उसे हम क्या कहते हैं। एक हिस्सा होता है जमीन के नीचे, इसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। और जो जमीन के ऊपर जो होता है ना तना वाला हिस्सा, जहां से स्टेम शुरू होता है, तना, उसे कहते हैं शूट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जो पौधे का उगता है उसे शूट कहते हैं। जो कुछ भी होता है, फूल, पत्ते, फल, कुछ भी, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो जड़ होता है, उसे रूट कहते हैं। और जो रूट होता है, रूट में जो मोटी जड़ जो निकली होती है ना, मोटी जड़, थिक जो जड़ होती है, उसे टैप रूट कहते हैं। और टैप रूट के आसपास जो बहुत सारी जड़ें निकली रहती है, इसे हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है, आगे सवाल नहीं है, मैंने कुछ यहाँ पे विटामिन के बारे में जो डेफिशिएंसी होती है मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता रखा है। यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इस चीज़ को एक बार और देख ले, समझ ले कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, विटामिन की कमी से क्या हो जाता है। देखिए जहाँ तक विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, आपकी दृष्टि खराब हो जाती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, है ना, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो पूरा आँख ही आपकी जो रोशनी है ना चली जाती है। विटामिन ए खासकर गाजर वगैरह में मिलता है। विटामिन B1 जिसे हम लोग आई थिंक थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी नाम का रोग हो जाता है, जिसमें हमारे मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे पास काम करने के लिए जो है बहुत ही कम ऊर्जा रहती है, बहुत जल्दी काम करने में थक जाते हैं हम लोग, टायर्ड फैटिक हो जाते हैं। विटामिन सी जिसे हम लोग स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसके कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, गम्स एंड ब्लीडिंग में खून निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग एंड सोलन गम, मसूड़े हमारे फूल जाते हैं, उनसे खून निकलने लगता है, वुंड्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर आपको कोई घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो उस घाव को ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसलिए विटामिन सी की मात्रा लेनी चाहिए, और विटामिन सी जो है वो ज़्यादातर खट्टे फलों में, साइट्रिक फूड में बहुत ज़्यादा मिलता है, फलों वगैरह में। तो विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम लेते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए, तो कैल्शियम आपके शरीर में तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यानी कि विटामिन डी लेंगे। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों में आसानी से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो सकता है, जिसमें हड्डियाँ जो है आपकी कमज़ोर और आसानी से टूट सकती है अगर आप गिर जाते हैं तो। कैल्शियम इसी कमी से जो है बोन और टूथ डीके यानी कि हड्डियों की बीमारी हो जाती है, इससे हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। आयोडीन की कमी अगर आपको हो जाए तो इससे गोइट्रे यानी घेंगा हो जाता है, जो पहाड़ी इलाकों पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे जो पैदावार होती है, जो वहाँ से जो सब्जियाँ फल फूल मिलते हैं, वो आयोडीन डेफिशिएंसी सॉइल में ज़्यादा उगते हैं, इसलिए वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं नेक के, जो गर्दन में जो इससे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है फूल जाते हैं और वो बड़ा ही भद्दा सा दिखता है, गले में बड़ा सा घेंगा ऐसा हो जाता है। आयरन की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इससे हेमोग्लोबिन नहीं बन पाता, ठीक है, जिससे मेंटल डिसेबिलिटी, आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। जहाँ तक एनीमिया का सवाल है तो कमज़ोरी, पीलापन और जो है खून में रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B12 एक और है जिससे परनीशियस अनीमिया यानी कि परनीशियस एनीमिया जैसी बहुत ही दुर्लभ बीमारी हो जाती है और ये जानलेवा भी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि विटामिन 12 से परनीशियस एनीमिया होती है, आयरन से जो है एनीमिया नाम की बीमारी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। आगे है क्वेश्चन देखें। सवाल है आपका कि इन अ डैश रूट देयर इज अ मेन थिक रूट, देयर इज अ मेन थिक रूट ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम कहाँ पे खत्म होता है, ठीक मिट्टी के ऊपर, उसके नीचे जड़ जाती है, और जो है वहाँ पे जो तना जहाँ खत्म होता है, यहाँ पे जिसे हम लोग शूट कहते हैं, ठीक शूट के नीचे जो जड़ वाला जो हिस्सा होता है वो मोटा होता है, और ये जो मोटा जो जड़ का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग टैप रूट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टैप रूट कहते हैं। जैसे कि गाजर जो है, गाजर, मूली, ये टैप रूट का आपका एग्जाम्पल है। कैरेट, रेडिश हुआ टैप रूट का एग्जाम्पल है। जहाँ तक फाइब्रस रूट का जो सवाल है, देखिए फाइब्रस रूट जो है कैसा होता है, काफ़ी घना होता है, इसकी बहुत सारी शाखाएं जो है निकली होती है, काफ़ी गुच्छे के रूप में ये जो है, जैसा कि आप यहाँ देखते थे, जैसे कि अनाज वगैरह हो गया, धनिया पत्ता वगैरह ये सब हो गया, इनकी जो जड़ें जो होती हैं, कोरिएंडर वगैरह की जो जड़ें होती हैं वो फाइब्रस रूट होती है, और जो यहाँ जो होता है वो क्या होता है, टैप रूट होता है। प्लांट्स लाइक बीन हो गए, पी हो गए, बेलसन या मस्टर्ड, सरसों का या चने का, बीन्स का, बेलसन का, इनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें किस तरह की होती हैं, तो ये होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं बीन की, पी की, बलसाम की और मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होता है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है टैप रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा टैप रूट हो जाएगा। मेन जड़ जो है नीचे की ओर जाती है। कैरेट एंड रेडिश जो है आर एग्जाम्पल ऑफ डैश रूट, यानी कि जो गाजर और जो मूली होती है, मैंने अभी भी कहा था, ये टैप रूट का एग्जाम्पल होता है। मेन जो जड़ ही हम किसे खाते हैं, जड़ को ही तो खाते हैं, वो काफ़ी मोटा होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे है सवाल है, जिंजर एंड पोटैटो आर अंडरग्राउंड, यानी जो अदरक है और जो आलू है, जो कि हम लोग घर में अदरक को मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, और आलू तो हमारे खाने का मुख्य डाइट है और हमारे मोटापे का सबसे बड़ा कारण
तो ये एक्चुअली क्या है? तो ये जो है ये एक्चुअली क्या होता है? पेड़ों का मॉडिफाइड स्टेम होता है, जमीन के नीचे ही होता है पर ये जड़ नहीं होते हैं, ये तने का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं जिंजर, जिसे हम राइजोम कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राइजोम प्रजाति ये कौन होता है। पोटैटो जिसे ट्यूबर कहते हैं, है ना। कोलोकैशिया इसे कॉर्म कहते हैं, और ये जो है कच्चू कच्चू बोलते हैं, इसको ऑनियन हो गया, इसे हम लोग बल्ब कहते हैं। तो ये सारे जो है ये मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक सवाल है कि व्हाट इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का जो रसोई घर होता है जहाँ पौधे का सारा खाना बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। ये लीफ का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ ये स्टोमेटा है, ठीक है, जहाँ पे सारे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की इस्तेमाल करके क्लोरोफिल से यहाँ पे खाना बनाया जाता है, यानी ग्लूकोज बनाया जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अ प्लेस इन एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव, यानी कि वातावरण का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे जीव जंतु जो है रहते हैं। जीव जंतु कहाँ रहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा हैबिटेट, यानी कि पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ रहते हैं? अपने हैबिटेट यानी कि अपने निवास स्थल में रहते हैं, ठीक है, उसे हैबिटेट कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन टेक्स, यहाँ देखते हैं 11 नंबर, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, बड़े पैमाने पे जब आप जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधों को काट देना, इसे हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। और ठीक इसका विपरीत क्या होता है? एफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना। डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस, ये जो पेड़ पौधों को जो काटा जाता है, पेड़ पौधों के जंगल काट दिए जाते हैं, ये क्यों होता है? ह्यूमन एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल, लोग अपना घर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, बांध बनाना होता है, जंगलों को काट दिया जाता है। ओनली बाई नेचुरल रिसोर्सेज, कई सारे प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, जंगलों में आग लगना है, इसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो दोनों ही कारण जो है सही है, मैन मेड भी है और नेचुरल भी होता है। आगे देखें, आगे है द स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी प्रजातियां जो खत्म होने के, एक्सटिंक्ट होने के, लुप्त होने के कगार पे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि रेड पांडा, रेड पांडा क्या है? लुप्त होने के कगार पे है, इसलिए इसको बचाया जा रहा है, खासकर चाइना में, जो बांस खाता है, बांस का पसंदीदा खाना है, ठीक है। फाउना, फाउना क्या मतलब? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा यानी कि जो प्लांट्स किंगडम होते हैं, और जो फाउना यानी कि जो एनिमल्स होता है, यानी जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं, और प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा, ठीक है। द ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाते हैं, तो मैंने अभी कहा था जब आप जंगलों काट देते हैं, जंगल को, पेड़ पौधे को नष्ट करते हैं, उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लेकिन जब आप पेड़ पौधे उगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और इसी का उल्टा होता है डिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके जंगलों को बनाते हैं, वनस्पति बनाते हैं, कि जीव जंतुओं के रहने के लायक हैबिटेट बनाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, वो जगह जहां जानवरों को सुरक्षा मिलती है, तो वो आंसर होगा हमारा जू। क्योंकि चिड़ियाघर में किसी भी जानवर के साथ छेड़छाड़ करने की या उसका शिकार करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। नेशनल पार्क में, रॉक शेल्टर में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पोचिंग वगैरह के काम होते हैं, लोग आके हिरनों का या जो एक्सटिंक्ट जानवर है उनका शिकार कर लेते हैं, तो कभी प्रतिबंध नहीं होता है। हमारे चोरी चुपके लोग कर ही लेते हैं शिकार, ठीक है, तो जू होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक पायनियर इनिशिएटिव है बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, जो 1973 में हमारे जो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, खासकर सुंदरबन के इलाके वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और भी कई जगह पाया जाता है, इसको बचाने के लिए 1973 में 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर को जो है लॉन्च किया गया था, ताकि भारत में जो बाघों की जो कुछ हजार, मैंने लगभग उस समय 1300-1400 अभी तो काफ़ी बड़ी है, जो थे उसे बचा के रखा जाए, ताकि पर्यावरण में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, है कि नहीं। तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। इसके बाद है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है?
सेंचुरी एक प्लेस हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे लोग आके जंगली जानवरों को देख सकते हैं। जो जंगली जानवर एक प्रोटेक्टेड एरिया में खुले में फ्रीडमली घूम सकते हैं और शिकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि जो जानवर हैं, जो एनिमल्स जो भी हैं, जो माने खतरे के पोजीशन पे, उनको एक अलग सा परिवेश दिया जाता है, उनके लिए एक अभ्यारण्य बनाया जाता है ताकि वहाँ वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। आगे है रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा, यानी कि पत्तियों के पीछे की ओर जो एक झिल्ली होती है, जहाँ से स्टोमेटा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अभी मैंने दिखाया था स्टोमेटा दिखता है, वो उन स्टोमेटा से जो पानी जो है भाप बन के जो निकल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पौधों की पत्तियों से जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो भाप बन के जो पानी जो है पत्तों से वाष्पीकरण हो जाता है, यहाँ से जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल को जमीन से जड़ के माध्यम से कैरी करके पत्ती में ले जाता है, और जितनी पानी की आवश्यकता होती है पौधे उतने ले लेते हैं और बाकी को वाष्पीकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं, याद रखिएगा। और जो फ्लोएम होता है वो फूड कैरी करता है, यानी कि वो भोजन को लाने और ले जाने का काम करता है। जाइलम करता है वाटर और मिनरल को ले जाने का काम करता है। इसका देखिए, फोटो मीन्स लाइट। देखिए, फोटोसिंथेसिस क्रिया में दो शब्द से बना है, एक फोटो और एक लाइट। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह कंबाइन करके मिक्स करना, उसे एकत्रित करना। तो यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी कि एकत्रित करना, इसका मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्रिया में आपको सनलाइट चाहिए पौधे को, आपको वाटर चाहिए, है कि नहीं, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, नाइट्रेट, आपको नाइट्रेट वगैरह भी चाहिए। तो बहुत कुछ चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, जो पत्तियों में जो हरे रंग का जो पिगमेंट होता है स्टोमेटा में, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। समझिए वही खाना बनाने का एक तरह का मसाला है, उसके बिना खाना नहीं बनेगा। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड, पौधे में जो एक्स्ट्रा भोजन जो बन जाते हैं, ज़्यादा जो भोजन बन जाता है उसे पौधे कहाँ स्टोर करते हैं, तो उसे स्टोर करते हैं रूट में। कहाँ स्टोर करते हैं? उसे जड़ों में स्टोर करते हैं। यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया को दिखाया गया है, जहाँ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, जिससे क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है ना, और उससे क्या बनता है, जाइलम के द्वारा पानी की मात्रा जड़ से पौधे में जाती है। इससे देखिए प्रोडक्ट है, ये सनफ्लावर जैसा प्रोडक्ट है ना। और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, यानी कि शुगर मिलता है, फल फूल मिलते हैं, और ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण गैस निकलता है जो प्राणियों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे है कि लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड, पत्ते मैक्सिमम केस में हरे रंग के होते हैं। और उनके हरे होने का क्या कारण होता है? मैंने इसलिए कहा कि उनके हरे होने का कारण ये होता है कि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है स्टोमेटा पत्तियों में, जो सूर्य की रोशनी को पाकर एक्टिवेट हो जाता है खाना बनाने के लिए, प्रकाश को संश्लेषित कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण जो है, इस पिगमेंट के, इस रासायनिक के केमिकल के चलते पत्ती जो है वो हरे रंग का होता है। आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन, कह रहा है आयोडीन किस हार्मोन के प्रोडक्शन में, उत्पादन में, बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्लैंड जो है फूल जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन नाम के जो हार्मोन होता है वो नहीं बन पाता है। तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन बनाता है। पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स दैट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड, कह रहा है कि पृथ्वी का वो कौन सा भाग है जो जैव विविधता, यानी कि जो लिविंग नॉन लिविंग जानवर, फ्लोरा फाउना सब एक साथ रहते हैं, इसे सपोर्ट करता है। तो इसे कहते हैं जैव मंडल, जहां पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों जो है साथ में रहते हैं और जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो आगे देखिए, आगे जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ श्रब्स। देखिए, एक होता है श्रब्स और एक होता है हर्ब। हर्ब रहा यहाँ पे, हर्ब यानी कि जड़ी बूटी मसाले जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं दवाई बनाने में या किचन में मसालों के रूप में खाना बनाने के लिए, उसे हर्ब कहते हैं। श्रब को हिंदी में सीधे कहते हैं झाड़ी, जो साइज में लेंथ में छोटी होती है और काफ़ी घनी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी क्या होता है? बुशी, BUSHY, बुशी स्टेम होता है, काफ़ी घना होता है, ठीक है। विच द फॉलोइंग प्लांट इज अ हर्ब, बोला कि इनमें से कौन जो है हर्ब है। अब हर्ब में देखिए मेलिसा,
फ्लेव डे ऑरेंज, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेडार, ब्लैक पेपर, डिल, ग्रीन टी, है ना, ओरिगैनो, सिप्रेस, बेबी लीव्स, पचौली, जूनिपर बेरी, थाइम, पेपरमिंट, बासिल, कोरिएंडर सभी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तुलसी और ये कोरिएंडर। ये दोनों जो है हर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, मसाले की कैटेगरी में भी आते हैं और इनसे जड़ी बूटी का भी काम होता है, अलग अलग यूजेस हैं। इसके बाद है which of the following is the main reason for producing the atmospheric green gas। बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन गैस है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि पृथ्वी जो धीरे धीरे जो गर्म हो जाती है, उसके ऊपर एक क्या कहते हैं टेम्परेचर का एक आवरण सा आ जाता है। इस ग्रीन हाउस के इफेक्ट के इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक है एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों को लेना फिर उसे रिफ्लेक्ट करना। एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जरिए इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड किरणें जो होती है उनको सोखना और दोबारा उसको वायुमंडल में भेजना। एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ विजिबल लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, जो रोशनी जो हम रोज देखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो हमारा आंसर होगा ये, या तो आंसर होगा। बहुत लोग अल्ट्रावायलेट किरणें देख के जो है बोल देंगे इसके चलते होता है, नहीं, ये होता है बी नंबर, यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है पृथ्वी से टकराती है, एब्जॉर्ब होती है और वापस जाके वायुमंडल में फंस जाती है उसके आवरण में, और पृथ्वी जो है धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ये एक्चुअल आंसर है। कह रहा है द सैलिनाइजेशन, देखिए सलाइन से बना है सैलिनाइजेशन। सलाइन का मतलब होता है नमकीन होना, नमक को बोलते हैं सैलिनाइजेशन। तो सैलिनाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द बॉडी, बॉडी में नमक की मात्रा जमा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, पानी में नमक की जमा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन एनिमल, जानवरों में नमक की मात्रा का जमा होना। या एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। जी हाँ, ये सही आंसर होगा। जब पौधों की माने जब मिट्टी में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके चलते जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, जो हाल हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद सब जगह होगी, इससे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं उगते, इसे हम लोग सैलिनाइजेशन कहते हैं। ये खास करके जब सिंचाई वगैरह होती है, बाढ़ आता है, और भी कई कारणों से जो है जब कहीं बाहर का पानी यहाँ आता है, सिंचाई के जरिए पानी, गलत पानी यहाँ आता है, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया हो या केमिकल वगैरह फेंका जाता है, तो उससे मिट्टी में नमक की मात्रा, सलाइन जो पानी है, सलाइन जो केमिकल हो, इतना ज़्यादा होता है कि उस मिट्टी में दोबारा जो है पेड़ पौधे नहीं उगते। ठीक है, तो ये होगा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है द मेन रीजन फॉर ब्लूनेस ऑफ द स्काईज, यानी कि आकाश का नीला होना, हमें जो आकाश नीला दिखता है, आखिर ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर से लिया गया, चूंकि एनवायरनमेंट का है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा है द मेन रीजन फॉर ब्लूनेस स्काई, यानी कि जो आकाश जो नीला हो जाता है, इसका मेन रीजन क्या है? कह रहा है पानी के भाप है इसलिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पानी के भाप वगैरह कोई मतलब ही नहीं, जो भी मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लू लाइट ड्यू टू द एयर, बोलते हवा के चलते नीली रोशनी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल, यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य की रोशनी हवा के मॉलिक्यूल के द्वारा रिफ्रैक्ट हो जाती है, और ये रिफ्रैक्ट होने के चलते जो है हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर क्या होगा? सीधे यहाँ देखिए दिया ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट। Molecules in atmosphere scatters light rays, shorter wavelengths blue violet and scatter more easily। तो इस तरह से दिया हमें जो है आकाश जो है वो क्या दिखता है? नीला दिखता है। लिखा हुआ है रे लाइट स्कैटरिंग व्हाइल द स्काई इज ब्लू। Which of the following is the cause of soil pollution? आखिर बोल रहा है मिट्टी जो प्रदूषित हो जाती है, सॉइल जो खराब हो जाता है, इसका मुख्य रीजन क्या है? देखिए, ओजोन और एरोसोल से कोई मतलब नहीं है। इसका मेन रीजन है आपका एसिड रेन, यानी कि जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें जो है हवा में उपलब्ध सल्फर डाइऑक्साइड से मिक्स होता है, ठीक है, तो इसे सल्फ्यूरिक एसिड पैदा होता है, और यही सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जो एसिड रेन कहते हैं, और ये बन के मिट्टी पे गिरता है, जिससे ये मिट्टी को पूरी तरह से जला देता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और इसलिए जो है सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। तो एसिड रेन सॉइल पोल्यूशन का एक कारण है। आगे देखिए, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलानोर्निया। मेलानोर्निया कुछ नहीं है, एक तरह का स्किन कैंसर है। तो इनमें से कौन इसका कारण है? कह रहा है एसिड रेन। अगर एसिड रेन आपके शरीर पे गिरेगा तो आपकी स्किन को जला देगा,
है कि नहीं। एलर्जन बिल्कुल नहीं, बीमारी है, एलर्जी ठीक हो जाती है। मेन है ओजोन का डिप्लेशन होना। देखिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर जो है ओजोन का, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, उसका घेरा है। जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जहाँ जहाँ ओजोन अभी तक ठीक है, मोटाई में है, वहाँ सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जहाँ पे ये डिप्लीट हो गया है, क्षय हो गया है या पतली हो गई है, वहाँ सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, जो हानिकारक किरणें हैं, वो सीधे पार होकर पृथ्वी पे आती है, ठीक है, और इंसानों के स्किन में पड़ती है। तो जहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणों का तेज ज़्यादा होता है, वहाँ स्किन कैंसर यानी कि मेलानोर्निया होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द येलोनेस ऑफ द ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ, देखिए ताजमहल पहले ऐसा दिखता था, अभी आप ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल में मैंने पीलापन एक आ चुका है, इसलिए इसको लगातार मेंटेन किया जाता है सरकार के द्वारा, इसके कलाकृति को, ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके। और ये जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसिड रेन की समस्या होती है। मैंने पहले भी ताजमहल के ऊपर एक ट्रापीजियम वाला मैंने एक क्लास लिया था, जहाँ मैंने बताया था कि किस तरह से एसिड रेन के ज़रिए जो संगमरमर से बना ये ताजमहल जो है किस तरह से पिघल रहा है या उसका पीलापन आ रहा है, ख़राब हो रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो एसिड रेन जो है इसका कारण है, जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है। आगे देखिए, आगे है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इवापोरेट्स वाटर, कह रहा है आखिर पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जो पानी को इवापोरेट कर देता है, वाष्पीकरण बदल देता है। देखिए ये एक पत्ती का इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जहां पे आपको स्टोमेटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्टोमेटा। और ये जो ग्रीन ग्रीन जो आपको जो भी कुछ दिख रहा है, ये कुछ नहीं है बल्कि क्लोरोफिल है। तो स्टोमेटा, पत्ती में जो स्टोमेटा होता है, पत्ती के ठीक नीचे वाले स्तर पे, उसी के जरिए पानी जो है भाप बन के वाष्पीकृत होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इज एट मिनिमम, कह रहा है कि दिन के किस समय जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जब देखिए जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके चलते जब पानी में, हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपका शरीर बहुत ही चिपचिपा हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बोल रहा है कि ये सबसे कम कब होता है, ये सबसे कम कब, देखिए जब तापमान बहुत कम है 10 डिग्री सेल्सियस, तो पानी की भाप की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 100% ह्यूमिडिटी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है 20 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 52%। और तापमान जब 30 डिग्री हो गया, यानी तापमान जब एयर का तापमान जब बढ़ रहा है, तो आपकी जो ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? घट रही है, अब हो गई 28%। इसका मतलब यह है कि व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हायर, जब हवा का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की जो है वो सबसे कम होती है। आपको बहुत ही सुकून फील होता है। आगे देखें, सारे के सारे आज क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए गए हैं, इसलिए काफ़ी कुछ दिनों का समय लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है उन सवालों को लेके आना जो सीधे आपके एग्जाम से रिलेशन है। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कि बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और मैं डाल दूँ तो रोज़ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपका फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं तो पॉपुलर हो जाऊँगा, लेकिन आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बात इसको नहीं, एकदम फालतू क्लास होती है काबिल अकेडमी में, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत सेलेक्ट के लिए गए हैं। कह रहे हाइबरनेशन क्या होता है? आपको पता है शीतकाल के समय बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो ठंड से बचने के लिए, ठीक है, अपने खाने का पूरा इंतजाम शीतकाल आने से पहले ही कर लेते हैं, और वो हाइबरनेशन में यानी सोने चले जाते हैं। और उस समय बिना खाए पिए भी कई महीने तक वो लोग जिंदा रहते हैं, क्योंकि वे अपना हार्ट बीट जो है बहुत कम कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में एक बार ही उनका हार्ट धड़कता है। उसमें से एक आपको पता ही है, बियर। तो हाइबरनेशन कुछ नहीं है, ये विंटर स्लीप है, ठीक है। और ठीक उसका उल्टा होता है एस्टिवेशन। क्या होता है? एस्टिवेशन, यानी गर्मी महीने में प्रचंड गर्मी से बचने के लिए जानवर जो है ठंडे जगह की ओर जाते हैं, ताकि उनको गर्मी से बचा जा सके। तो इसे कहते हैं समर स्लीप। इसे क्या कहते हैं? समर स्लीप। सो हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है, एस्टिवेशन समर स्लीप होता है। यहाँ मैंने पिक्चर भी दिया हुआ है जहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। आगे देखिए, आगे सवाल है, द सोलर सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल यानी कि जो सौर ऊर्जा वाला शीशा वाला जो आप जो सूर्य की ऊर्जा जो सोलर एनर्जी होता है, जो सोलर सेल होता है, जिसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के इसे स्टोर किया जाता है।
तो इसमें क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। आपको तो पता ही है, कई जगह सोलर लाइट लगे होते हैं, दिन में वो ऑन रहते हैं, सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वही रात को चलाते हैं। काफ़ी किफ़ायती, शुरू में इन्वेस्टमेंट है लेकिन काफ़ी अंत में सस्ता ही पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जिसे रिन्यू किया जा सकता है, जो खत्म नहीं होता, जो असीमित मात्रा में है, तो वो कौन है? विंड है। किसी भी तरह का पत्थर, किसी भी तरह का केमिकल, कभी भी ये सारे के सारे लिमिटेड होते हैं, ये सीमित है, इसलिए इनका डिमांड है, इनकी कीमत है। हवा जो है सस्ती होती है, रिन्यूएबल होती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि ठोस को द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है हीट देकर, गर्मी देकर, जैसे कि बर्फ है, बर्फ की सिल्ली है ना, इसे आप जो है हीट देकर जो है इसे गला देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मेल्टिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आया हूं, सेलेक्ट करके, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ऐसी गंदगी जो समय आने पे अपने आप जो है मट्टी में मिल जाती है, प्रकृति में समा जाती है, इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, प्लास्टिक होगा नहीं, ग्लास होगा नहीं, पॉलीथीन होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? एग शेल। एग शेल जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 98% होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 98% होती है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुगर इज अ फॉर्म ऑफ, शुगर क्या है? चीनी। ये फैट तो है नहीं, प्रोटीन भी नहीं है, पर पानी तो है ही नहीं, क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग फूड है। द यूज ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन के डिप्लीट होने का बहुत बड़ा कारण है, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा भी CFC, इनका इस्तेमाल क्या में होता है? इंसुलेटर में होता है, गर्मी से बचने के लिए। एरोसेल प्रोपेलेंट में होता है, रेफ्रिजरेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, फ्रिज को ठंडा करने के लिए। तो हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा गति है? तो आपको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है लाइट की गति जो है सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिए हैं कि वैक्यूम, शून्य, जहाँ हवा नहीं होता, वहाँ पे लाइट की स्पीड ये है, हवा में भी लाइट की स्पीड सेम है, पानी में लाइट की स्पीड इतनी है, और ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी है। इससे आपको अगर अलग अलग माध्यम में लाइट की स्पीड क्या है पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। द पोल्यूटेंट्स दैट डिकम्पोजेबल एंड मैनेजेबल इन नेचर आर टर्म्ड एज, यानी कि वो पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषण, जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, प्रकृति में मिट्टी मिल जाए और मैनेज हो सकते हैं प्रकृति में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अभी हमने एग शेल के बारे में पढ़ा, अंडे के छिलके के बारे में, है ना। तो ये क्या होता है? जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो आसानी से मिट्टी में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, माइक्रोब्स उसको आसानी से गला देते हैं। ठीक है। प्लास्टिक को नहीं बोल सकते, ग्लास को नहीं बोल सकते, मेटल को नहीं बोल सकते, पॉलीथीन को नहीं बोल सकते। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अगला सवाल देखिए और कोशिश कीजिए इन सवालों के जवाब देने के, कोशिश करें, आप भी कोशिश करें। घर में मच्छर भगाने के लिए आप जो मस्कीटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? सवाल यही है। तो वो क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की दवा होती है। जी हाँ, आप जो सूंघ रहे हैं मच्छर को भगाने के नाम पे, वो कीड़े मारने की दवा है, लंग्स के लिए अच्छा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप तेज पत्ता ले, कपूर ले, और तेज पत्ता में कपूर को मिक्स करके उसे जला दें, उससे अच्छा सुगंधित और मच्छर भगाने का उससे अच्छा उपकरण कुछ नहीं हो सकता। नेचुरल भी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट और सोलर सिस्टम। बोल रहा है सौर ग्रह का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी तो रहा नहीं प्लैनेट, ठीक है ना, तो सबसे गर्म कौन है यहाँ पे वीनस, यहाँ पे हो जाएगा वीनस, यानी कि शुक्र, जो आपको मेरे ख्याल से शाम के समय सूरज डूबने के ठीक पहले आकाश में जो एक तारा दिखाई देता है टिमटिमाता हुआ, वो वीनस ही है, जो तारे की तरह ही दिखता है। पेपर क्या है, किससे बनता है कागज़, तो ये ग्रास और बम्बू दोनों से बन सकता है। जी हाँ, घास से भी बनता है, कई तरह के टॉयलेट पेपर आते हैं, नैपकिन्स आते हैं जो ग्रास से बनते हैं, बम्बू से ही बनते हैं, बम्बू को तोड़ के मिक्स करके उससे बनाया जाता है, क्रश करके। आगे देखिए, Which of the following gas destroys chlorophyll present in plant leaves? कह रहा है पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, जो हरे रंग का पदार्थ होता है, इनमें से कौन सा गैस है जो उस क्लोरोफिल को बर्बाद कर देता है। इसका सही आंसर होगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, जब बारिश होती है, हवा में उपलब्ध सल्फर के साथ जब हवा जब मिक्स होता है, पानी जब मिक्स होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है सल्फ्यूरिक एसिड में, जिससे पौधे के अंदर का जो क्लोरोफिल होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आगे देखें CPCB क्या है। CPCB देखिए यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टैटिक सवाल है, थोड़ी गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि लंबा क्लास है, बोलते बोलते गला जो है छील जाता है, तो थोड़ा आप लोग भी साथ रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे। मुझे लगता है शेयर करना आप लोग सभी की नैतिक जिम्मेदारी है ताकि ये सब अच्छी चीज़ सब तक जाए। Which of the following are the negative health effects of noise pollution? शोर, जो नॉइस पोल्यूशन जो होता है जो शोर प्रदूषण होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, सुनने की क्षमता में कमी आती है अगर आप ट्रैफिक के जगह में रह रहे हैं, घर के उसके ऐसे आसपास, स्ट्रेस होता है, हेडेक होता है। ये सारी बीमारियां हमको गिफ्ट में मिलती है अगर नॉइस पोल्यूशन है तो। आगे देखिए, मैं थोड़ा धीमा धीमा ही बोलूँगा आपसे, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है मुझे। इनमें से किसे हम टाइगर स्टेट कहते हैं, जहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये मैप देखिए, ये मैप देख के क्या लगता है ये कौन सा राज्य है, ये है मध्य प्रदेश। वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है ना, वन्य जीवन वीक जो सप्ताह कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर हर साल। 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर, देखिए अक्टूबर 2 टू अक्टूबर 8। आगे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है समथिंग दैट डज नॉट गिव ऑफ लाइट, जिसके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरों के प्रकाश से जो चमकते हैं। तो पता ही है हमारा चंद्रमा जो सैटेलाइट है पृथ्वी का, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। अभी हमने पढ़ा था सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो होता है वो कौन होता है, वीनस। और सबसे ठंडा जो होता है, जो आपको नीला रंग का दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, नीला रंग का प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, ये है नेपच्यून, ये है नेपच्यून। अगला सवाल देखें और इसे करने की कोशिश करें। ऑन विच डे द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। स्टैटिक सवाल है, इसका आंसर होगा 5 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर।
हमें अपने शरीर का तापमान मापने के लिए डॉक्टर लोग जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, उस थर्मोमीटर के अंदर आखिर क्या होता है? वो होता है मरकरी यानी पारा, क्योंकि मरकरी जो है हीट मिलने पे संतुलित तरीके से वो आगे की ओर बढ़ता है और ये दिखाता है कि जो तापमान में वो है वो तापमान मैक्सिमम कितना है कि नहीं? और वही झटका देने पे वो नीचे भी आ जाता है ताकि आपको सही रीडिंग मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल इन वर्ल्ड, यानी कि जो ट्यूबवेल जो होता है जहाँ नल के द्वारा जो पानी निकाला जाता है, ये सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारत, सबसे ज़्यादा भारत में है। CNG आपको पता है, अभी तो CNG कई सारी गाड़ियाँ आ रही है, पेट्रोल डीजल हट रहा है, CNG आ रहा है। ये क्या है? ये एक तरह का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, बायोगैस है, ठीक है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता। तो ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। देखिए, मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड और गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच काफ़ी कम गैप होता है, इसमें कुछ आप मिला नहीं सकते, पत्थर हो गया, आइस हो गया। वही लिक्विड जो होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच जगह होती है, इसमें किसी भी चीज़ को आप कुछ हद तक घोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह होती है ना, ये जगह, यहाँ पे दूसरी चीज़ें आके, चीनी, नमक आके जो है आपस में मिल सकती है। और गैस देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है बहुत ज़्यादा जगह होता है, इसलिए कई सारे गैसों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है कि नहीं? काफ़ी जगह होता है, यहाँ और भी कई सारे गैसें कई परिमाण में भर सकते हैं। तो जहाँ पे गैप काफ़ी मिनिमम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बोला विच द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ टोबैको एडिक्शन। तंबाकू अगर खाते हैं, तंबाकू एडिक्शन का इसमें से कौन सा कारण है? तो वो कारण है निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है हमारे दिमाग को उत्तेजित कर देता है और ये ऐसी चीज़ों से हमें दूर रखता है जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, जिससे हमें परेशानी होती है, माइंड उसे डाइवर्ट कर देता है, उसे अच्छी अनुभूति देता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं खाना। ठीक है, आगे देखें, अगला सवाल देखें, काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टेम्परेचर स्केल। इनमें से किसको टेम्परेचर स्केल नहीं कहते, माने जिससे टेम्परेचर नहीं मापा जाता है। फ़ारेनहाइट से मापा जाता है, सेल्सियस से मापा जाता है, केल्विन से मापा जाता है। कैलोरी तो आप जो फूड खाते हैं, फूड से आपको कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है वो होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। और ऐसे भी यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिया है जहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सवाल आप कर सकते हैं। देखिए, ये केल्विन स्केल है, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पे जब 100 डिग्री तापमान होता है, जब पानी जो है बॉयल होना शुरू होता है, तो केल्विन स्केल पे ये कितना होता है? 373 केल्विन। और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है? 212। तो करके पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट या कितना केल्विन, तो ये आपको याद रखना है। 0 डिग्री तापमान पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि पानी जो है वो जम जाता है, जिसे केल्विन में कितना होता है? 273.15 और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस स्केल पे जब -273.15 डिग्री होता है तो केल्विन में 0 हो जाता है और फ़ारेनहाइट में 459.67 डिग्री होता है। तो ये होता है आपका, जब आप ये टेम्परेचर स्केल कौन नहीं है? कैलोरी नहीं है, तो बाकी तीनों जो है टेम्परेचर स्केल है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ, सबसे पहला भारत में बनने वाला जो आपका नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दिया हुआ है कालादुंगी, नैनीताल। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। यानी कि जो फूड चेन जो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, फूड चेन इस तरह से पिरामिड के शेप के, सबसे पहले जो होता है यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भोजन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, वो होते हैं सबसे पहला। और सेकेंड स्टेज पे कौन होते हैं? जो हर्बीवोरस हैं, यानी जो शाकाहारी पशु होते हैं वो होते हैं यहाँ पे प्लांट्स, एल्गे,
वगैरह मैंने अपने प्रीवियस ईवीएस क्लास में मैंने इसको डिटेल से मैंने पिक्चर के साथ बताया, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। हालांकि पहले लेवल पे कौन होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स हुज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज बेस्ड ऑन प्लांट्स आर नोन एज, बोलते हैं वो जानवर जिनका प्राथमिक स्रोत खाने का क्या होता है, पौधे होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी कि वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, यानी वायु में पानी की मात्रा कितनी है, ये जानने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द अर्थ, बोला है कि इनमें से कौन सा एनर्जी है, इनमें से कौन सा एनर्जी है जो पृथ्वी में स्टोर होता है। ठीक है, कह रहा है मैकेनिकल, सोलर, केमिकल, जियोथर्मल। इसका सही आंसर होगा जियोथर्मल, यानी कि जो वाटर वेपर होता है ना, जो एनर्जी होती है जिससे पानी, अंदर का पानी जो है बहुत उबाल रहता है, अंदर में जो है काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा और हीट की मात्रा होती है, और इस जियोथर्मल एनर्जी को पृथ्वी से रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। नहीं तो कभी क्या होगा, वो जो जगह है वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है या बहुत बड़ी घटना हो सकती है, पृथ्वी फट भी सकती है। जिस तरह से प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में जब भाप की मात्रा बढ़ती है तो उसे रिलीज़ करने के लिए प्रेशर कुकर अपने आप जो है उस भाप को बाहर निकाल देता है। ठीक उसी तरह से जियोथर्मल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कई जगह पंप लगाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो ऊर्जा बाहर निकलती है पृथ्वी में गैस के रूप में, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कह रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से कौन ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, वो सबसे ज़रूरी होता है क्लोरोफिल, यानी जो ग्रीन रंग का जो पिगमेंट होता है पत्तियों में, वो सबसे ज़रूरी होता है। द ईयर डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर, यानी कि जो वाटर ईयर है, यानी कि जल वर्ष, तो जल वर्ष जो है हम इनमें से जो है हम लोग किसे कहते हैं, जल वर्ष जो है हम इनमें से किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007, यानी कि 2007। ठीक है, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कह रहा है ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होते हैं, जो सेल्फ मेक फूड, जो अपना भोजन जो है क्लोरोफिल, सनलाइट और भी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खुद बना सकते हैं। इसमें से कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, हरे पौधे तो होते ही हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका आंसर हो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये लोग कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की इतने सारे अंगों और ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है, आपको पता है ये क्या है, ये हमारा लीवर है। क्या है, लीवर। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगी तो आप बोलिएगा फेमर। जो जंघा की हड्डी होती है वो क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कह रहा है ऑटोट्रॉफिक यानी ऐसी जीव जंतु या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जब आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उस समय किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको सनलाइट चाहिए, मैंने बताया, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चाहिए। इन सब के बिना कोई पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, यानी कि सभी की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई। फंजाई, जो फंजाई वगैरह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मशरूम वगैरह जो होता है वो भी फंजाई का एक एग्जाम्पल है। तो फंजाई में जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, जो पोषण की प्रक्रिया होती है, वो किस तरह की होती है। ऑटोट्रॉफिक, यही खुद बनाते हैं अपना भोजन, नहीं। मशरूम कभी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रह के, उस पर आश्रित रह के उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खुद को विकसित करते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, और ट्रॉफिक का मतलब मैंने बता दिया, यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन। तो जो लोग दूसरों पे आश्रित होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और खुद को विकसित करते हैं उसे सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे कि मशरूम। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर,
हमारे रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, जिसे हम लोग मापते हैं कि भाई प्रेशर हाई है, लो है, दोनों ही ठीक नहीं है, इसे मापने का जो यंत्र होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास तो गए होंगे, किसी के लिए भी तो डॉक्टर ने आपका प्रेशर मापा होगा, उसी के हिसाब से आपको दवा दी जाती है। इसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे देखिए, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कौन बदलता है। अब देखिए, प्रकाश ऊर्जा जैसे कि सनलाइट और उसे रासायनिक ऊर्जा यानी कि जो फूड प्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे, वो क्या होता है? ग्लूकोज या कुछ भी जब फल फ्रूट खाते हैं वो क्या है? केमिकल ही तो है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधों के द्वारा की जाने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसमें सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी यानी कि फूड बनाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। यहाँ पूछा है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी जहाँ से हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज टूटता है और ग्लाइकोसिस बनता है, जिससे एडिनो ट्राइफॉस्फेट यानी कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनती है, इसे हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आगे है रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है पौधों में, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना, भोजन बनाना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये कब होता है? तो ये तो 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है पौधों में, तभी जाके पौधों में जो है भोजन बनता है। तो डे एंड नाइट यानी कि दिन हो रात हो दोनों ही समय 24 घंटे जो है ये प्रक्रिया होती रहती है। जैसे कि देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है यहाँ पे और दिन के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है माने कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया जो है दिन रात होती है। व्हाट हैपेंस इन द ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट हैपेंस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बोला रेस्पिरेशन के समय मनुष्य के शरीर में क्या होता है। तो रेस्पिरेशन यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया, आप जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, अंदर जाके अंदर में जो भोजन है उससे वो मिक्स होता है और वो भोजन को जलाने का काम करता है। और भोजन के जलाने, भोजन क्या है? पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया केमिकल प्रोडक्ट से हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी को रिलीज कर देता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये होगा ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। आगे है Which of the following procedure is used to clean the blood of a person by separating urea from it? यानी जब आपके खून में, रक्त में यूरिया क्या होता है? माने आप जो खाना खाते हैं, जो टॉक्सिक जो शरीर में बनता है, खासकर जो प्रोटीन की मात्रा होती है, जब प्रोटीन की मात्रा जब बहुत ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन का जो बाई प्रोडक्ट होता है, एमिनो एसिड तो बनता ही है, जो बाई प्रोडक्ट होता है उसे प्यूरिन कहते हैं। प्यूरिन जो है हमारे शरीर में यूरिया या यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारे जोड़ों में क्रिस्टल जमा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो, जिसे गठिया हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। तो इस ब्लड में से यूरिया को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डायलिसिस। और ये काम कौन करता है? ये ब्लड से यूरिया को बाहर निकालने का, छानने का काम करता है हमारी किडनी। द प्रोसेस थ्रू विच ऑफ द रूट्स प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। कह रहा है कि वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे पेड़ों की जड़ें जो होती है वो मिट्टी से पानी को सोख लेती है, जड़ों के द्वारा जो पानी और मिनरल को सोख के जाइलम के द्वारा पत्तों को भेजा जाता है। किस प्रोसेस से? तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर चीज़ें जाती है, लेकिन जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जान लीजिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है चीज़ें जो है भागती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे शरीर में जो बड़ी आंत है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत के बाद जब बड़ी आंत में चीज़ें आती है तो यहीं पे चीज़ें ब्रेकडाउन होती है और चीज़ों को एब्जॉर्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे जो मेन काम होता है बड़ी आंत में आने के बाद, वो होता है एसिमिलेशन ऑफ फूड नहीं होता है, यानी फूड से जो एनर्जी निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई नाम की रचना होती है। क्या होती है? विलाई, जो कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो वहाँ पे विलाई के द्वारा भोजन को एसिमिलेट किया जाता है, उससे एनर्जी को सोख लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में
पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पानी को सोखा जाता है, बॉडी में भेजा जाता है। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल इन द लंग। लंग यानी हमारी जो फेफड़े हैं, फेफड़े में जो काम होता है, जैसे हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो है सेल, है ना। उसी तरह लंग का भी अपना एक यूनिट होता है जिसके लिए वो काम होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एल्वोइली। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एल्वोइली, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की जो शाखाएं निकली होती है ना, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसी को माइक्रोस्कोप में वो ऐसा दिखता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे है, इन अ मिनट हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट्स। एक मिनट में इंसान का दिल कितनी बार धड़कता है? तो एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? 72 बार। तो ये तो हो गया आम सवाल। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो इंसान का जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है, जब वो आराम की स्थिति में होता है तो 60 से 100 के बीच में उसको हम लोग आइडियल मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका दिल की धड़कन अगर 100, यानी कि जब आप आराम की स्थिति में हो, उस समय अगर आपकी दिल की धड़कन प्रति मिनट 100 से ज़्यादा बार धड़क रही है, तो उसे हम लोग टैकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं, जब 100 से ऊपर धड़कती है। और जब आपका हार्ट बीट 60 से, यानी कि प्रति मिनट 60 से भी नीचे धड़कता है, जब आराम की स्थिति में है, तो उसे हम लोग ब्रैडीकार्डिया, यानी उसे हम लोग ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। और जब सो रहे होते हैं तो द स्लोअर स्पीड ऑफ द हार्ट बीट जो होता है वो 40 से 50 बीट पर मिनट होता है, जो काफ़ी नॉर्मल होता है। यानी कि सोने के समय आपकी दिल की धड़कन जो है 40 से 50 ही होती है। लेकिन जब आराम कर रहे होते हैं, उसमें अगर 100 से ऊपर हो तो टैकीकार्डिया, और 60 से नीचे हो तो क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज टैकीकार्डिया, व्हाट इज ब्रैडीकार्डिया। व्हाट हैपेंस व्हेन द पीएच इन द ब्लड रिड्यूसेस। कह रहा है हर शरीर में हर ऑर्गन का अपना पीएच बैलेंस होता है, और उस पीएच अगर बैलेंस ना हो तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पीएच जो होता है अगर वो घट जाए ब्लड का, तो इससे क्या होगा? एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन रिड्यूसेस, यानी कि आपका हेमोग्लोबिन जो है खराब होना शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खून में जो मिला हुआ आरबीसी जो ऑक्सीजन लेके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखें, कह रहा है इज इट ट्रू दैट हर्बीवोरस हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन अ कार्निवोरस। क्या ये बात सही है कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, मांसाहारी जानवरों के मुकाबले लंबी होती है? तो ये बात बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ बाइल जूस, यानी कि लीवर के बाइल डक्ट से जो बाइल जूस निकलता है, इसका कौन सा काम है? तो इसका काम होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि ये फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? ब्रेक डाउन, ताकि ये आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए, पच जाए, ठीक है। इसके लिए पंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक ग्लैंड से लाइपेज नाम का एक हार्मोन निकालता है जो फैट को गलाने का काम करता है। लेकिन लाइपेज तभी एक्टिवेट होता है जब लीवर के बाइल डक्ट से बाइल जूस निकल के फैट को एमल्सिफाई करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज का होता है। लाइपेज और एमाइलेज 2 हार्मोन है जो इसे गलाने का काम करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइपेज। Which of the following enzyme degrades the oils and fats into simpler fatty acids? अभी मैंने वही कहा कि खाने में जो तेल होती है, जो वसा की मात्रा होती है, इसे फैटी एसिड जैसे सिंपलर फॉर्म, सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम कौन करता है? तो पंक्रियास के पंक्रियाटिक ग्लैंड से जो लाइपेज नाम का जो एंजाइम निकलता है, लाइपेज नाम का जो एंजाइम निकलता है, यही ये काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी कहा। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब बाइल डक्ट से बाइल जूस निकले लीवर का। लीवर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कह रहा है नाइट्रोजन पौधों को चाहिए होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इसे डायरेक्टली हम एयर से नहीं ले सकते। तो पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन जब नाइट्रेट और नाइट्राइट में थंडरिंग के समय मिट्टी में मिल जाती है, तो उसे ही पौधे अपने जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते। आगे है हाउ मेनी मिल्क टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों में कितने दूध के दांत होते हैं? इसका स्टडी का आंसर होगा 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। कह रहा है कि मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज
और पानी को पौधों की पत्तियों तक कौन लेके जाता है? तो मैंने अभी भी कहा था, इसका आंसर क्या होगा? जाइलम। यहाँ देखिए किस तरह से वाटर एंड मिनरल को जाइलम जो है जड़ों के माध्यम से अलग अलग पत्तियों में ये लेके जाता है। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, जो फूड जो कैरिंग जो होता है, वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। आगे देखिए, आगे सवाल है और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर से जो यूरिन यानी जो मूत्र होता है वो शरीर से जब बाहर निकलता है तो किस किस ऑर्गन से होकर बाहर जाता है, इसका क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले ये कहाँ पे आता है? सबसे पहले ये किडनी में आता है। किडनी इसको फिल्टर करता है और ये जो नली आप देखते हैं इसे कहते हैं यूरेटर। यूरेटर जो है इसे ब्लैडर में ला के जमा करता है, जो आप देख रहे हैं। और ब्लैडर के बाद जो ये ब्लैडर का जो मुख होता है जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा, आपके मलमूत्र के जो अंग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, है ना? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। If there are no forests and we dig out our lands for minerals like aluminium, what will be left? मान लीजिए कि इधर जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, और हम जमीन को खनिज के लिए खोद रहे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम चाहिए उसके लिए जमीन को खोद रहे हैं, तो व्हाट विल बी लेफ्ट? तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। एक तो जंगल नहीं है, ऊपर से एल्युमिनियम या मिनरल्स की खोज के लिए आप पूरे ज़मीन को खोद रहे हैं। इसके बाद होगा क्या? कुछ नहीं होगा। चारों तरफ जो है जो हवा होगी प्रदूषित हो जाएगी, पानी पूरा गंदा हो जाएगा, पीने के लायक नहीं रहेगा, और मीलों मीलों दूर तक बंजर धरती ही आपको मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए फॉरेस्ट को काटना बहुत बड़ी गलती है। इंसान अपने कंफर्टेबल लाइफ के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए जिस तरह से अंधाधुन जंगलों को काट रहा है, ये एक दिन हमारे आने वाले जनरेशन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia। कह रहा है दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं। ये उनको किस चीज़ को अफेक्ट करता है? सवाल ये है कि ये इनके किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। भाई अगर एनीमिया हो जाए यानी आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, खून में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, शरीर पीला पड़ जाता है, इससे आपका शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ जो है रुक जाता है। देयर एनर्जी लेवल आर स्लो, उनके अंदर कोई काम करने की ऊर्जा नहीं होती है, आलस भर जाता है। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, और बच्चों का विकास सही तरीके से समुचित तरीके से नहीं होता, फिजिकली और मेंटली वो रिटार्डेड भी हो सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑल द अबव। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जीएमपी कहते हैं। जीएमपी हमें पता होगा, बहुत सारे फूड पैकेट्स के ऊपर आपने देखा होगा, जब फूड के ऊपर प्रॉपर लेवलिंग होती है, सही तरह से पैकेजिंग होती है, तो वह एक जीएमपी का एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। उस पर सारे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड दिए जाते हैं ताकि ग्राहक को सोचने और समझने में और सही प्रोडक्ट को चूज करने में सहायता हो सके। तो प्रॉपर जो लेवलिंग का काम होता है वो जीएमपी का एग्जाम्पल है। टुकान्स कहाँ मिलते हैं? तो टुकान्स जो होता है एक तरह से बायोडाइवर्सिटी, कई तरह के पक्षियों का जो वैरायटी होती है, ये एक्चुअली कहाँ पाई जाती है? तो ये मिलता है अमेजन फॉरेस्ट। जिसे देखिए ये एक तरह का टुकान है ना, इसे कहते हैं। तो यहाँ पे कई अमेजन फॉरेस्ट में विविध प्रकार के पक्षियाँ वगैरह मिलते हैं, जहाँ वैरायटी ऑफ बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? टुकान्स। आगे देखें, आगे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल। इनमें से कौन स्तनपाई जानवर नहीं है? मतलब कौन जानवर ऐसा है जो अपने समान बच्चों को जन्म नहीं देता और दूध नहीं पिलाता, अपने स्तनपान नहीं कराता? तो ये आंसर होता है पेंगुइन। इसका आंसर क्या है? काऊ स्तनपाई है, पेलिप्टस स्तनपाई है, डॉल्फिन भी मैमल है, लेकिन पेंगुइन नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड्स विजन। जहाँ तक पक्षियों के विजन यानी कि देखने का सवाल है, तो कौन सी बात जो है इसमें से सही है? कौन सी बात जो है सही है? बोथ आइज फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट टू एस्टिमेट द डिस्टेंस। दोनों आंखें पक्षियों की जो है अपने लक्ष्य पे होती है ताकि उसके और लक्ष्य के बीच की, शिकार के बीच की दूरी को पता लगा सके। आइज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ विजन। दो अलग अलग चीज़ों भी पक्षी जो है फोकस कर पाते हैं ताकि रेंज का पता लगाया जाए, किसके पास वो जल्दी पहुंच के उससे शिकार कर सकता है। तो दोनों बातें सही है। आगे देखें,
आगे देखिए, सवाल है कि इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र शुशु इज फाउंड। शुशु इज अ वेराइटी है, कह रहा है कि गंगा के साफ पानी में, ब्रह्मपुत्र नदी के साफ पानी में शुशु मिलता है। और ये शुशु क्या है? तो आपको पता होगा कि हमारे देश के गंगा नदी में एक खास प्रजाति की मछली पाई जाती है, दुनिया के किसी कहीं नहीं पाई जाती, और इसका नाम है डॉल्फिन। ये क्या होता है? डॉल्फिन। और इसे ही हम लोग शुशु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुशु कहते हैं। विच ऑफ देम आर नॉट प्रोटेक्टेड पार्ट्स ऑफ टाइगर। इनमें से कौन जो है जहाँ पे मैंने बाघों का संरक्षण करने के लिए नहीं बनाया गया है? तो देखिए, आपको अगर ठीक से पढ़ेंगे तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश तो टाइगर के लिए ही है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ भी जो है राजस्थान में टाइगर के लिए है, पेरियार भी टाइगर के लिए है। लेकिन गिर जो होता है, गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है, ये खासकर जो एशियाटिक लायन है, किसके लिए? जो एशियाटिक लायन है, जो शेर है, इनके संरक्षण के लिए है, टाइगर के लिए नहीं। आगे देखें, द टर्म ऑयल कैन बी यूज्ड फॉर। ये जो ऑयल जो टर्म है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑयल कह रहा है क्रूड ऑयल, एलपीजी तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ भी नेचुरल गैस है, ये ऑयल कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ भी गैस है, नहीं आएगा। आंसर होगा पेट्रोल, डीजल एंड क्रूड ऑयल। ये तीनों तेल की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और ट्रॉली इज यूज टू क्रॉस रिवर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। कह रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में गांव से स्कूल या शहर जाने के लिए जो है, या रास्ता पार करने के लिए बीच से बड़ी नदी पार करनी पड़ती है, तो वहाँ पे ट्रॉली बनी हुई, जैसे कि आप देखा ना, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रॉली बनी हुई है। देखिए ऊपर जो टंगी हुई है, प्लास्टिक के झूले टंगी हुई है रस्सी से। तो इनमें से कौन सी बात जो है इसके बारे में जो है वो क्या है? वो हमारा गलत है। क्या है? गलत है। इट इज सस्पेंडेड ऑन थिक प्लास्टिक रोप। बोलता है कि प्लास्टिक के बने हुए तारों पे झूलती है। ये गलत बात है। प्लास्टिक के बने हुए तारों पर अगर झूलेगी तो कब तक टिकेगी, है ना। और ऑन बोथ साइड्स इट इज टाइड टाइटली टू स्ट्रॉन्ग ट्रीज। और बात सही है, चट्टानों में या पेड़ों में बहुत सख्ती से इसे बांधा जाता है, सही बात है। इट हैज़ अ पुली सिस्टम। इसमें खींचने की एक प्रणाली होती है, इसे वापस भेजने और अपनी तरफ खींचने के लिए एक पुली सिस्टम बना होता है, ऑटोमेटिक। इट इज़ मेड ऑफ बम्बू बॉक्स। बोला बम्बू का बना होता है, नहीं, बम्बू का बनेगा तो कब टूट गया होता है। ये तो इतना भार लंबे समय तक नहीं सह सकता या सड़ जाता पानी के मौसम में। तो ए एंड डी, यानी कि ए और डी जो है, दोनों बातें जो है इनकरेक्ट है। आगे देखें, अ लेटर ट्रैवल्स अ लॉन्ग जर्नी। आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके ये आपके परिजनों के पास, मित्र के पास पहुंचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ लेटर इज करेक्ट। तो लेटर के बारे में इनमें से कौन सी बात है जो सच है? लेटर देखिए, लेटर तो आपने देखा ही होगा, लिखा ही होगा। हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, और व्हाट्सएप में तो स्टैंप लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऑल लेटर्स हैव अ स्टाम्प ऑन देम। सभी लेटर्स के ऊपर स्टाम्प लगा होता है, सही है। तो ए नंबर तो होगा, यहाँ बी दिया है, नन नहीं होगा, ए तो होगा ही। ऑल लेटर्स आर सेंट इन एनवलप। सभी पत्रों को खाम में रख के भेजा जाता है। एनवलप मैंने बिल्कुल नहीं, पोस्ट कार्ड तो एनवलप में नहीं रखा जाता, तो ये गलत है, बी नहीं होगा। ऑल लेटर्स ट्रैवल बाय ट्रेन। बोलता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं सब ट्रेन से जाते हैं। कौन बोला? हवाई जहाज से भेजे जाते हैं, ट्रेन से भेजे जाते हैं, कुरियर से, बस से, रोड से भेजे जाते हैं। तो सिर्फ कौन सी बात सही है? ए नंबर। सभी लेटर्स में क्या होते हैं? स्टाम्प होते हैं। बस, बुल्लोक कार्ट, स्कूटर, रिक्शो, कार, ट्रेन, बोट, ट्रक, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारे परिवहन व्हीकल्स के नाम हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर देन 4 व्हील्स ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन कौन है जिनमें 4 से अधिक चक्के होते हैं? इनमें से कौन है जिनमें 4 से अधिक क्या होते हैं? चक्के होते हैं। तो देखिए, बस का होता है 4 से अधिक, मेट्रो में तो बहुत सारे चक्के होते हैं, ट्रक में भी 4 से अधिक होते हैं, और ट्रेन में तो बाप रे बहुत सारे होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सवाल था, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं डेली एक्टिविटीज़ का, क्योंकि इन ट्रांसपोर्ट के मीडियम को हम लोग सबको इस्तेमाल करते हैं। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। अपने टिफिन बॉक्स को मतलब खोलने के लिए 2 बूंद तेल डालती है, उसके बाद 2 बूंद पानी डालती है, और 2 बूंद शुगर सॉल्यूशन, जो चीनी का जो घोल होता है वो भी डालती है। तो 2 बूंद पानी का, 2 बूंद तेल का और 2 बूंद चीनी के घोल का। शी टिल्टेड द लीड। लीड को खोलती है,
शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लिड डाउन क्विकली, वो देखती है कि कुछ बूंद ऐसी होती है वो जल्दी से नीचे जो है फिसल कर चली जाती है ना। वाइल सम वेयर लेफ्ट बिहाइंड, कुछ ऐसे होते हैं जो झूले हुए रहते हैं, वो नीचे की ओर नहीं जाते। विच ड्रॉप स्लिड डाउन हर टिफिन बॉक्स द फास्टेस्ट, तो वो जो पानी, तेल और चीनी का घोल जो बूंदे डाली थी, इनमें से कौन सी बूंदे हैं जो नीचे की ओर गई थी? तो सबसे हल्का जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है वही नीचे ढुलक के जाएगा, और वो कौन होता है? पानी। तेल के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस पानी के मुकाबले कम होता है। शुगर सॉल्यूशन भी क्या होता है? गाढ़ा होता है, इसलिए वो जल्दी नीचे नहीं ढुलकता। इम्प्योर वाटर, यानी कि अशुद्ध पानी को कैसे शुद्ध बनाया जा सकता है? मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि फिटकरी, एलम, अब अगर फिटकरी डाल दें तो फिटकरी डालने से पानी के अंदर जितने जीवाणु और सस्पेंडेड पार्टिकल है वो नीचे आकर बैठ जाते हैं, ऊपर का पानी पीने लायक हो जाता है। या फिर आप उसे क्या कर दे? बॉयल कर दे। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, देयर आर 2 ओल्ड ऑयल्स इन द एरिया, आपके एरिया में 2 पुराने कुएं हैं, हाँ, जहाँ पुनीता रहती है। हर ग्रैंड मदर सेज, उसकी दादी माँ उसे कहती है दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो, 15 से 20 साल पहले, देयर वाज वाटर, उन कुओं में पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, तो आज कुएं सूख गए हैं। कुएं क्या हो गए हैं? कुएं जो है आज सूख गए हैं। तो इसका कारण क्या है? वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हो सकता है कि मोटर का इस्तेमाल करके अंदर की सारी पानी निकाल ली गई हो काम करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, ठीक है, वो झील जहाँ पानी आके, बारिश का पानी आके इकट्ठा हो रहा था, अब वो झील वहाँ है ही नहीं, विलुप्त हो गया। बिल्कुल समय 15-20 साल पहले की बात है, हो ही सकता है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, आसपास के जो पेड़े हैं, जो पार्क है, अब वो सीमेंट से भर गई हैं। अब अगर सीमेंट से भर गई है तो वहाँ पानी, बारिश का पानी अंदर जाएगा नहीं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा नहीं, तो कुएं में पानी कहाँ से आएगा? तो तीनों ही कारण हो सकता है कुएं का पानी सूखने की वजह का। द चिल्ड्रंस पंचायत कॉल्ड भीमा संघ इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बोला इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ चिल्ड्रन पंचायत है जिसका नाम है भीमा संघ, और ये भीमा संघ क्या करती है? पानी को संरक्षित करती है, यानी कि बारिश का पानी जो होता है इसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए, उसे पीने लायक बनाया जाए, तब भी जब पानी आपके पास अवेलेबल ना हो, इसी पानी को पीने लायक बना सकते हैं। तो ये किस स्टेट में है? तो ये है हमारा कर्नाटका में। चिल्ड्रन वहाँ पे पंचायत है, इसका नाम है भीमा संघ। तो ये भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको किसी किताब या कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको काबिल एकेडमी के इसी चैनल में मिलेगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि देखिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सब पहुंच सके, और सब्सक्राइब कर ले इस चीज़ को, ठीक है। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड, यानी कि गुरुद्वारा में खाना बनाना और साथ में खाना, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे पता है, कल भी शरद पूर्णिमा है और कल जो है गुरु नानक जी का बर्थडे है, और इसलिए लोग क्या खाने जाते हैं? लंगर खाने जाते हैं। तो लंगर वो जगह है जहाँ पे एक जगह खाना बनाया जाता है, लोग एक इकट्ठा होकर खाते हैं। आई एम आर्यनाथ, मेरा नाम आर्यनाथ है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसमें जो आप में से कोई नहीं कर सकता। आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बना, जो बीन होता है, जो सांप के समय जो सपेरे लोग बजाते हैं, हाँ, मैं बजा सकता हूँ। आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाई प्लेइंग द बीन, बीन बजा के मैं सांप को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर, और ये जो कला है मैं अपने मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो पहले का जनरेशन है, उनसे मैंने सीखा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये एक खास तरह की जनजाति होती है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कलबेलिया। ये खासकर जो है, जहाँ तक मेरा जानने जो नॉलेज का सवाल है, ये जो है राजस्थान में है। मैं बाद में से देख लूँगा, करेक्शन कर लूँगा अगर गलती हुआ तो, पर कलबेलिया इसे कहते हैं, जो यहाँ पे इस तरह के खासियत होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक व्हेन एट स्कूल, यानी कि जब स्कूल में जब भूकंप आ जाए तो भूकंप आने के समय आप क्या करें, यानी कि स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि ऐसे क्या करना चाहिए। तो हर समय बोला जाता है कि जब भी स्कूलों में कहीं भी भूकंप आता है तो ऐसी चीज़ ढूंढे जिस चीज़ के नीचे आप जा सके और अपनी जान बचा सके।
तो इसे हम कह सकते हैं हाइड अंडर द टेबल, यानी कोई भी ठोस चीज़ आपको मिले जो ऊपर से कवर्ड हो उसके नीचे आप चले जाए, पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। भूकंप आया है उसके अंदर अब जितना घबराएंगे उतने आपको जान जाने की नौबत आ सकती है, आप भागेंगे, दूसरे ही भागेंगे, आप गिर सकते हैं, चीज़ें आपके ऊपर, बिल्डिंग जो है गिर सकती है, आप दब के मर सकते हैं। तो कोई भी टेबल वगैरह हो उसके अंदर चले जाए। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, हम में से बहुत कोई बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। दीज पीपल कम्युनिकेट थ्रू, तो ऐसे लोग जो मुख बधिर होते हैं, यानी जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, ये लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं? एक्शंस के जरिए, हाँ, अपने भाव भंगिमा के जरिए इशारा करके बताते हैं क्या चाहिए। बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, सामने वाला जो बोल रहा है उसके होठों को पढ़ के कि वो क्या बोलना चाहता है, उसको हैबिट हो गई है। बाय फेशियल एक्सप्रेशन, और सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए या अपने फेस के एक्सप्रेशन के जरिए सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है कि वो खुशी में है कि दुख में है। तो तीनों तरीका है जिससे मुख बधिर लोग जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, आगे है One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. आयशा की माँ ने एक बार चाय बनाने के लिए पानी रखा उसे उबालने के लिए। वो बिजी हो गई with something and forgot about it, बिजी हो गई और चाय के बारे में भूल गई। When she remembered, जब उसे याद आया कि उसने चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा के रखा था, came to check, जब वो आई तो उन्होंने देखा कि जो सॉसपेन है उसे पानी जो उबालने के लिए रखा था चाय के लिए, वो काफ़ी सूख गया है, बहुत ही कम पानी बचा है, ना के बराबर। ठीक है, तो पानी गया कहाँ? तो पानी क्या गया? पानी को अगर आप उबालते रहेंगे तो पानी भाप बन के जो है क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, अब पानी बचेगा नहीं, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? द वाटर इवापोरेटेड, यानी पानी का, जल का वाष्पीकरण हो जाता है। आप किसी ठोस पदार्थ को गर्माहट देंगे तो वो गलेगा, गले हुए द्रव को आप गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। गांधी जी, यहां दिया है, गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल, गांधी जी दूसरे कई सारे लोगों के साथ वेंट ऑन अ यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी, अहमदाबाद से डांडी तट के किनारे जो है गुजरात में यात्रा के लिए निकले। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, एक कानून के खिलाफ। किस साल? 1930 में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ गए कि आप समुद्र से बने हुए पानी से नमक नहीं बना सकते, इससे खिलाफ गए। तो वो लॉ क्या था जिससे खिलाफ हो गए थे? वो था नमक कानून, यानी कि सॉल्ट लॉ। आगे देखिए, सवाल है चेडू-गुड्डू। ये चेडू-गुड्डू इज अनदर नेम ऑफ व्हिच स्पोर्ट? चेडू-गुड्डू किस खेल का दूसरा नाम है? किसे कहते हैं चेडू-गुड्डू? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपका पिक्चर देख के पता चल गया होगा कि चेडू-गुड्डू जो है ये कबड्डी का ही एक दूसरा नाम है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए जो WWF, यानी ये फेमस जो देख रहे हैं ये कॉपीराइट है, ठीक है ना, जो WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो बनाया गया है ये कहीं नहीं बल्कि कहाँ पे है? ये स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत जगह पे है। आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड? कह रहा है कि सबसे फेमस जो पहला जनगणना हुआ था, जो पहला जो है जनगणना हुआ था, वो जनगणना जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो भारत में जो पहला सेंसस यानी पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ऑल द पीपल हु आर बॉर्न एंड लिव अबाउट द सेम टाइम स्पैन आर कॉल्ड, वो सभी लोग जो एक ही समय पैदा हुए और एक ही उम्र दराज, यानी कि कमोबेश सब एक ही उम्र के हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही उम्र के समय पैदा हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जेनरेशन। क्या कहते हैं उन्हें? जेनरेशन, जो एक ही समय पैदा होते हैं और लगभग उनके भी ज़्यादा उम्र का फासला नहीं होता, हम उम्र होते हैं। चूज द ऑड मैन आउट। थम्मा, अमम्मा, अम्मा, आजी बोल रहा है, इसमें से ऑड कौन है? यानी यहाँ पे ये जो सारा जो नाम है ना, ये दादी माओ का अलग अलग पुकारने का नाम है। बंगाली में दादी माँ को बोलते हैं थम्मा, ठीक है, मलयालम में दादी माँ को बोलते हैं अमम्मा, और मराठी में दादी माँ को बोलते हैं आजी। ठीक है, अम्मा जो है माँ को बोलते हैं, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दादी माँ के 3 नाम है भाई, बंगाली में थम्मा, मलयालम में अमम्मा और मराठी में आजी। इसके बाद व्हाट आर सम ऑफ द अंडरलाइंग कॉज द फोर्स चाइल्ड मैरिज, यानी कि जबरदस्ती जो बाल विवाह जो होता है, बाल विवाह के पीछे जो कई सारे कारण हैं, तो उन कई सारे कारणों में से क्या क्या कारण जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पहला बोला है कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आज भी देखिए राजस्थान में वहाँ की संस्कृति और परंपरा ऐसी है कि बचपन में ही लड़के लड़कियों का ब्याह करा दिया जाता है। तो जहाँ आप रहते हैं ना, उनकी संस्कृति या परंपरा पर डिपेंड करता है। पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी, गरीबी है, असुरक्षा की भावना है, पैसे नहीं है कि बच्चे को पाले तो शादी करके भेज दो, है ना। पैट्रियार्की है, जेंडर इक्वालिटी, माने ऐसा समाज है जहाँ पे पुरुषों का डोमिनेंस है, महिलाओं का नहीं है कि नहीं। और वहाँ पे लड़के लड़कियों में बहुत बड़ा भेद है, लड़के ही जो है सुपीरियर माने जाते हैं, काम करते हैं, कमा के लाते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, परिवार का नाम, खानदान का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी कारण है फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ चाइल्ड राइट्स वायलेशन, इज नॉट अ केस ऑफ, इनमें से कौन माने बच्चों के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। बाकी उल्लंघन है, एक उल्लंघन नहीं है। चाइल्ड मैरिज अरेंज करना उल्लंघन है, बच्चा किसी मोटेल में काम करे, बच्चा कहीं भी काम करे, उल्लंघन है। एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस सेपरेट फ्रॉम लीगल मेथड, यानी कि बच्चा लड़की पैदा होते ही उसे मार देना, लड़की को मार देना, ये भी क्या है, उल्लंघन है। क्या उल्लंघन नहीं है? माता पिता के द्वारा बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजना, ये कोई बच्चे के राइट का उल्लंघन नहीं है। तो हर माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए करते ही हैं, ये कोई चाइल्ड राइट का वायलेशन नहीं है। यहां देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्मफुल सोसाइटी, इनमें से कौन समाज के लिए हानिकारक नहीं है? चाइल्ड मैरिज समाज के लिए हानिकारक है, दहेज प्रथा तो और हानिकारक है, अनटचेबिलिटी, अछूत, ये तो सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्या हानिकारक नहीं है? एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे संविधान की धारा आर्टिकल 326 में कहा गया है कि जो 18 साल से ऊपर है वो भारत में होने वाले किसी भी चुनाव में हिस्सा लेकर अपने हिसाब से पार्टी को वोट देकर सरकार बना सकते हैं। तो ये कोई वायलेशन नहीं है, समाज की तो अच्छी बात है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके सोच समझ की भावना आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। द नोटेबल शारदा एक्ट 1929 में जो बहुत ही फेमस शारदा एक्ट आया था, शारदा अधिनियम, ये क्या था? पिक्चर में देख ही रहे हैं, एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया को एक बड़े आदमी का हाथ जो है उठा के लेके जा रहा है, यानी बाल विवाह, है ना। जो लड़कियों का जो बाल विवाह हो रहा था इसी ही रोकने के लिए, और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के लिए जो नियम बनाए गए थे वही था शारदा एक्ट 1929। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो आंसर है चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो बाल विवाह हो रहा था इसे ही रोकने के लिए और लड़कियों की उम्र शादी की 18 से 21 साल करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। आगे है स्लैंटिंग रूफ ऑफ द हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन द स्टेट। स्लैंटिंग माने एक तरह से जो ढलान वाला जो छत बनाया जाता है घर पे, ये कहाँ बनाया जाता है? तो ये उन जगह बनाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वहाँ बनाया जाता है कि पानी जो है आसानी से नीचे आ जाए। विच ऑफ दिस कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर मड हाउसेज बीइंग कॉमन इन डेजर्ट एरियाज लाइक राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थलीय एरिया में मट्टी के और पुआल के घर बनाए जाते हैं। तो ये बनाने का कारण क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक गांव का सीन है जहाँ पुआल की छत है और यहाँ पे जो है मट्टी का घर है। ये इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के महीने अभी बाहर के मुकाबले मिट्टी के अंदर घर का तापमान जो है बहुत ठंडा होता है। तो ये आंसर होगा मड हाउसेस रिमेन कंपैरेटिवली कूलर इन समर। ठीक है। व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च? स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के जन्म के दिन 2014 में। मैंने इस दिन जन्म नहीं हुआ था, 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को, है ना, स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया गया था। इसका नाम है एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। ठीक है। तो ये था आज का EVS क्लास, जहां हमने, आपने देखा होगा बोलते बोलते मेरा गला छिल गया है, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा था कि आपका कोर्स पूरा करना है WB टेट का। मैंने कोई हड़बड़ी नहीं की, पूरा समय लेके आप लोगों को पढ़ाया। यहाँ हमने कवर किया, हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमने कवर किया फूड एंड न्यूट्रिशन, हमने कवर किया फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स,
हमने कवर किया सारे एनवायरनमेंट की चीज़ें, हमने कवर किया बहुत सारे डिजीज़ की चीज़ें जो काफ़ी ज़रूरी है। तो कम से कम ईवीएस के जो 5 लेसन हैं हम वो पढ़ने में अभी वो समय हम वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि डायरेक्टली हमने क्या किया, वहाँ से उन सवालों के लिया जो डायरेक्ट उन लेसन से पूछे जाते हैं, सीरियली पूछे जाते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि लगभग 160 से भी ज़्यादा कुछ सवाल है यहाँ पे, पर सवाल को ठीक से पढ़े तो कम से कम 250-300 सवाल होंगे, क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपके एडिशनल नॉलेज को बिल्डअप करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये क्लास, मेरा ये प्रयास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे ये उम्मीद है, मैं दुआ करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। तो इसलिए आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे मेहनत लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे, कमेंट करके बताएं अगर कहीं मैंने गलती की है तो हम उसे ज़रूर सुधारेंगे। कई लोगों ने कहीं वीडियो में कमेंट भी किया, कुछ गलतियाँ हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हम उसे करेक्ट कर देंगे, गलतियाँ हो ही जाती है। और शेयर करें ताकि ये अच्छी चीज़ सबके पास पहुँचे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है, मैथ्स की वीडियोज़ जल्दी आ रही है ना, तो हमारे साथ बने रहें। आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी मुझसे, तब तक आप सब अपना रखें पूरा ख्याल। थैंक यू।